I've realized आज ही मुझ पे ये इंकशाफ हुआ कि सोशल सोशल साइंसेज साइकोलॉजी वगैरह ठीक है, मगर फिलोसफी के लिए आई हैव अ स्ट्रांग डिस्टेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन बार फिर भी मैंने पढ़ा है, और मुझे जो महसूस हुआ, वो जो टेक अवे मुझे नजर आया, एक तो कांट का जो था वो मुझे ज्यादा महसूस हुआ कि वो मोरल उसके ऊपर चलता है। ये बात आपकी वही बुनियादी थीम ये है कि रीजन को लेके सोशल और मोरल में और मे बी पॉलिटिकल साइड पे वो उसको अप्लाई करते हैं और एक सोसाइटी के लिए मॉडल्स पेश करते हैं। तो इसका भी यही था, कांट का भी यही था, जो मुझे लगा कि कहा कि रिलीजन जो है वो बस वहां तक ही अच्छा है जहां तक वो आपको सोशल ऑर्डर के लिए मोरल इंपेरेटिव देता है कि ये करो ये ना करो, बस इससे ज्यादा रिलीजन की जरूरत नहीं। और बाकी फिर ये है कि इसमें फिर वो एक गोल्डन रूल का मुझे लगा कि इक्विवेलेंट है कि आप जो काम करना चाहते हैं, जो एक्शन आप करना चाहते हैं, उसको ऐसे समझें कि वो एक रूल बन जाए और सोसाइटी में हर बंदा करे, तो फिर आपके ऊपर कैसा होगा, हाउ डू यू फील, वही वही डू अनटू अदर्स वाला लग रहा है। तो ये इसका मुझे मॉरल या सोशल वो लगा कि सोसाइटी ऑर्डरली तरीके से चले, उसमें अब रिलीजन को उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके मॉरल इंपेरेटिव्स को रख दिया। और ये मुझे लगता है एग्जैक्टली यही चीज है जो कि आज की वेस्टर्न सोसाइटी में चल रही है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी है, मॉरल इंपेरेटिव्स भी हैं, और उसके बाद आप जाके तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने, जो कि सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करती, वो उन्होंने कहा है कि वो आप करें जैसे मर्जी। रिलीजन ने मना किया था, मगर उन्होंने कहा वो करें क्योंकि वो सोशल ऑर्डर को खराब नहीं करती उनके ख्याल में। तो ये मुझे लगा। और उसका भी जो रूसो का जो था वो भी यही महसूस हुआ कि बेसिकली सोशल ऑर्डर और उसके इसमें कि जी इंसान के अंदर एक अपनी वो है कि मोहब्बत है, कि अपने आप से मोहब्बत है, फिर एक कंपैशन पिटी है, और फिर सोसाइटी में जब वो रहता है तो उसके अंदर कंपटीशन जनरेट होता है और अपने आप को एवेल्युएट करता है दूसरे की नजर से, ओपिनियन से। तो उसके लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सोसाइटी में, इंसान फ्री भी रहे, मगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि उसकी फ्रीडम ना चली जाए उससे। ये भी मुझे वही लगता है जिसको कि इवॉल्व कर करके आज वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, कि इनमें से अक्सर के जो मेन जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यूएसए का भी लिबर्टी है, फ्रांस का भी, उसमें तीन में से एक वो लिबर्टी है। तो उनमें लगता है कि वो लिबर्टी को रख के सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रखा है कि इंसान की लिबर्टी चलती रहे। तो अच्छे तरीके से उन्होंने उसको रीजन को अप्लाई करके, तो प्रैक्टिकली जो रिलीजन को पीछे करके और रीजन के साथ जो सोसाइटी अच्छी बन सकती थी, वो दोनों की मुझे ये लगा कि यही सोशल मोरल पॉलिटिकल चीज उन्होंने एक तरह से बनाई। तो मोटा मोटा मतलब ये है। बाकी फिलोसॉफिकल चीजें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकता उनको। नहीं, हाँ, वो इतना मकसद भी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल, बहुत यूजफुल, आपने बड़ा अच्छी समराइज किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। फारूक साहब ने ज़्यादातर बता दिया जो ऊपर ऊपर से चीज़ें थी। मैंने साथ में अपनी भी थोड़ी रिसर्च की और बाकी लोगों को भी देखा, लाइक जॉन लॉक और फ्रांसिस बेकन, डेकार्ट, इन सब को मैंने थोड़ा सा पढ़ा और इन पे वीडियोस देखी, बिकॉज वो सब कुछ इतना कनेक्टेड हो रहा है अब इन रेनेसांस के बाद, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन से लेके एनलाइटनमेंट के बीच में काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं, वो एक से लेके दूसरा वो सारा एक नेटवर्क बन रहा है। सो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ा एंड जॉन लॉक की मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो तीन उसने चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। एक रिलीजियस टॉलरेंस पे जो उसने ट्रीटीज बनाई, एक एजुकेशन पे, और तीसरी आई थिंक सोशल या मॉरल फिलॉसफी के हवाले से था। और उसके इन्फ्लुएंसेस जो आज के दिन में नज़र आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। लेकिन उसके साथ साथ जो कांट और रूसो, आई थिंक इनमें फ़र्क ये था कि रूसो का रोमांटिसिज्म वाला मूवमेंट के साथ वास्ता है, और जो कांट है वो काफ़ी रैशनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। एंड वो एंड ऑफ एनलाइटनमेंट के टाइम पे उसने लिखा था, आई थिंक कांट ने, एंड ही ट्राई टू जस्टिफाई कि हम वी शुड। हाँ, नहीं, अच्छा डिस्टिंक्शन आपने किया कि रोमांटिसिज्म असल में आगे रैशनलिज्म का एक रिएक्शन आना है ना अगली सदियों में। तो बिल्कुल वो उसके भी सीड में ख्याल से रूसो में आप कह रही हैं ऐसे कुछ ऐसे ही है।
तो यहाँ मौजूद रिबा, आप आई हैं बड़े दिनों बाद, तो कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? ऐसे मोरलेस एक बार हमने फ्रीडम ऑफ ईगो पढ़ा था, तो आज के रीजन से मुझे ये एहसास हुआ कि ईगो को भी रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट आइडियाज इंस्टीट्यूशंस चाहिए। जो वाइट मैन के बर्डन के आइडिया को रिफ्लेक्ट करते साथ साथ कैप्टिव माइंड से 8% का आइडिया, जिससे हम दुनिया को यूरोपियन रीजनिंग के तहत देखो। कैप्टिव माइंड से 8% का इसकी फिलॉसफी से हम देखना शुरू करते हैं डिफरेंट डोमेन्स में, एजुकेशन, बिल्कुल। सोसाइटी, पॉलिटिकल। या आपने वो डिसेक्युलराइजेशन ऑफ नॉलेज वाले चैप्टर को देखा है? ओवरऑल सर, लाइक जब हम नेचर की बात कर रहे थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, तो इंस्टीट्यूशंस जो है जिनको स्टडी में तो ज्यादातर करेंगे लिबरल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज दे नीड टू सिविलाइज हो जाते हैं। हम लोग करेंगे तो इसी से आया था कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी है क्या सिविलाइज करें, और ये उस कॉन्टेक्स्ट में क्लोजर। जी मानूर, आप मुस्कुरा रहे हैं, जरूर आपके पास कुछ कहने को। आपने रीडिंग की है कि? अमेजिंग। तो एक्चुअली मेरे साथ भी मतलब पूरी रीडिंग्स नहीं हो सके, क्योंकि ये थोड़ा थोड़े हाँ थोड़ा हल्का मुझे आइडिया, और मैंने सरसरी तौर पर पढ़े हैं। हाँ। मतलब अब रूसो का मामला ये था बेसिकली, उसने वैसे तो बहुत काम किया हुआ है, वो तंग आ चुका था रेशनलिज्म से, मॉडर्निज्म से, और क्लासिक जो था कि इंसान हर चीज साइंटिफिकली उनका होना चाहिए। मतलब ये मेरे ख्याल से वो दौर तक कि लिटरेचर भी साइंस के बिल्कुल जद में आके बिल्कुल ही पुश सा चीज बन चुका था। तो रूसो एक तरह से जज्बात के लिए माहौल निकाल रहे थे, क्योंकि इंसान इन सबसे बढ़कर कुछ है। तो रूसो बेसिकली जो रोमांटिसिज्म लिटरेचर का बेसिकली मूवमेंट है, उसके पेशकीमा साबित है। उसके बाद बायरन और कीट्स वगैरह आए, अभी साइंस को छोड़ो, हम जज्बात के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिक आइडिया इतना था मुझे रूसो का सोशल। हाँ, और उसके बाद कांट के वैसे अहमियत तो ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी की वजह से बहुत है, क्योंकि जो एक स्केप्टिसिज्म चली आ रही थी बर्कले, ह्यूम और लॉक की, वो कांट ने उसको थोड़ा संभाल के रखा, क्योंकि इंसान की हर चीज इस तरह से नहीं, मतलब कॉन्शियसनेस के ऊपर बेसिकली उन्होंने बात की कि हमारे ऊपर परसेप्शन जब आते हैं, स्टिमुलाइज आते हैं, तो दिमाग के पास चॉइस होता है कि किसी एक बंदे को सुने और एक को छोड़े। इसके पीछे हिस्ट्री ह्यूम ने जैसे सारा खत्म कर दिया कि इंसान किसी चीज पे श्योर नहीं हो सकता। आग, इसलिए आग हमें लगता है कि हर वक्त जलाएगी, लेकिन हमें नहीं पता है, क्योंकि शायद एक टाइम आए कि आग ना जलाए। तो बेसिकली उसका एक जवाब था। और दूसरा उसका मोरल फिलोसफी था कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के। उन्होंने कहा कि अच्छाई जानने के लिए हमें मदद की जरूरत नहीं है। और उसने खुद अपने वो दिए थे मेरे से 4 पॉइंट्स बेसिकली कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स में आता है कि तुम किसी काम को ये अच्छा है या नहीं इस बेस पे जान सकते हो कि अगर तुम एक काम करने वाले हो, अगर पूरा दुनिया वो काम करे, अगर वो सही है तो तुम उसे कर लो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक रेपर फेंक रहा हूँ कि गंदगी नहीं होगी, तो ये सोच के करो कि अगर सारी दुनिया यहाँ नीचे फेंक के कोई चीज, तो क्या उसका हाल होगा। तो ये उसको बेसिकली कैटेगरी था चीजें जानने के लिए। सर बस थोड़ी मैंने देखी, कुछ बिजी थी मैं, तो थोड़ा थोड़ा बस देखा है। कांट की तो नहीं मैं देख सकी। तो रूसो की थी, उसकी वही जो बातें हुई हैं कि ज्यादातर इंसानी फ्रीडम को कैसे प्रिजर्व किया जाए, और उसके उन्होंने साइकोलॉजिकल और मटेरियल जो डायमेंशंस पे काम किए। फिर इसके बताया कि उन्होंने 2-3 तरीके पॉलिटिकली उन्होंने मसलन डिस्कस किया कि पॉलिटिकली इंस्टीट्यूट्स को इस तरह बना दिया जाए, उनकी ऐसे डेवलपमेंट की जाए कि सब इक्वल और जो फ्री सिटीजन डेवलपमेंट जिनसे हो। फिर दूसरा उन्होंने ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बताया कि बच्चों को ही मसलन चाइल्ड डेवलपमेंट ही ऐसी की जाए और एजुकेशन ऐसी दी जाए कि मैक्सिमम लेवल पर फ्रीडम जो है हो सके। और फिर मॉरलिटी पे ज्यादा बात की हुई है और मॉरल साइकोलॉजी पे बात की हुई। पॉलिटिकल जो उनका मैं देखा था आपके स्टेट जो है वो उसी सूरत में उनके नजदीक लेजिटिमेट हो सकती है कि अगर जर्नल विल ऑफ जो मेंबर्स के ऊपर के थ्रू गाइडेड हो, यानी अथॉरिटी ऑफ स्टेट भी हो और साथ लोगों की मैक्सिमम फ्रीडम, वही लिबर्टी वाला जो जैसे बताया फारूक साहब ने जो कॉन्सेप्ट था। फिर इसमें यही बात जो दोबारा रिपीट हो जाएगी कि रोमांटिसिज्म की तरफ ज्यादा था कि वो बेसिकली जैसे बताया म्यूजिक का उन्हें बड़ा शौक था,
और नॉवेलिस्ट थे, तो उसमें रोमांटिक उन्होंने जो नेचर से उनका जो लव था, वंडर्स ऑफ नेचर को ज्यादा उन्होंने डिस्कस किया। तो उसमें यही था कि ज्यादा इन्फ्लुएंस जो इनका बहुत ज्यादा है रोमांटिसिज्म में। तो ये उनसे थोड़ी सी जो पिछली रीडिंग पढ़ी थी कांट की, उनसे थोड़ा सा इनका एस्पेक्ट बेहतर था। तो बेसिकली वही फ्रीडम और वो हाँ, सारा कुछ। बहुत हाँ आला, जी, बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी। अहमद, आप कोई हिस्सा लेना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे अभी वो कांट वाली तो नहीं कर सका रीडिंग, उस बायोग्राफी में उनकी पढ़ी है। खैर, जो जीन जॉक वाली रीडिंग है उसमें अभी तक हमारी डिस्कशन सारी सही डायरेक्शन में जा रही है। बस एक पॉइंट मिसिंग है कि जो वो ये कहते हैं कि ऑल्दो मैन इज गुड एट हार्ट, लेकिन सोसाइटी उसको करप्ट कर देती है। और लेकिन उसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि सोसाइटी भी तो सारे अच्छे लोगों से ही बनी हुई है, तो उसको करप्ट कैसे करती है? तो उसका जवाब साथ ये दिया हुआ है कि जब वो अपनी सेल्फ के बारे में सोचने लग जाता है। और ये बात मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी, अगर आप इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर सकें। यानी कि जब उसमें अगर कोई शायद लालच आ जाती है, तो या कंपटीशन के अंदर जब वो आता है, बेसिकली रीडिंग में तो ये लिखा होता है कि कंपटीशन चाहे वो सेक्सुअल कंपेनियन के लिए हो, जब वो प्रिमिटिव टाइम्स में बात कर रहे हैं, या मॉडर्न टाइम्स में जब उसकी प्राइड उसके लिए अंदर आ जाती है, या डिफरेंट काइंड कुछ औहदे का लालच होता है तो उसके लिए। तो लेकिन मुझे जो पॉइंट है ये क्वाइट जस्टिफाइड नहीं लगा। मैं इसके ऊपर सोच रहा था, लेकिन मेरा दिमाग मुझे सोचने इस वजह से नहीं दे रहा, शायद क्योंकि मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी सारी, और मुझे बड़ी वो हैपेजर्ड लगी। यानी कि वो बंदा एक टाइम पे एक काम कर रहा है, फिर दूसरा कर रहा है, फिर इवन उसकी जो फैमिली है वो तीन यानी कि उसकी लवर्स हैं या शादियां हुई हुई हैं, फिर वो कभी क्या कहते हैं कैथोलिक हो जाता है, फिर वो दोबारा कैलनिस्टिक हो जाता है, फिर वो दोबारा अपनी जो यानी कि वो है जिनेवा की सिटीजनशिप उसको रिवोक कर लेता है। तो मैं इस वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं था कि मैं इस पे सोचूं भी क्यों। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। नहीं, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया, क्योंकि असल में मेरा नियत यही थी कि जरा बायोग्राफी पढ़े उनकी, तो वही इतना नक्शा खींचती है एक तरह के, कह लो मॉरली भी एक पस्ती की तरफ जा रहा है सोसाइटी, और बहुत अजीब सी है। और मगर ये है कि कैपेसिटी बड़ी है, ये तो है। तो खैर, ये एक मुअम्मा भी है और ये एक तरह से उस सोसाइटी का मिरर भी है। तो इसी वजह से मैं ख्याल था कि उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। उस तरह से कांट जरा शरीफ आदमी थे, प्रोफेसर थे। रूसो का भी बदमाश था पहले। तो आगे हम रजा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने रीडिंग्स तो की, उसके अंदर कांट को समझना ज़रा मुश्किल था। अलबत्ता ये है कि ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर की आप बात कर रहे थे वो तो काफ़ी हद तक समझ आया खुद रूसो का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि खुद रूसो का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है कांट के ऊपर। मैं बाकी सोर्सेज से भी देख रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि कांट की स्टडी के अंदर सिर्फ एक फिलोसफर की तस्वीर थी और वो रूसो था। तो मतलब खुद, हालांकि खुद रूसो को पढ़ते हुए मुझे शायद उतना अंदाजा नहीं हो रहा था कि उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, लेकिन जो उनकी सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंदर वो जैसे अभी क्या कहते हैं मोहम्मद अहमद ने बात की, वो कंफ्यूजन थोड़ी सी मुझे भी थी। उन्होंने बयान किया है कि इंसान जो है वो चर्च के बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं अपनी थ्योरी के अंदर, कि वो जो ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि नहीं, इंसान हमेशा से अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर जो है वो बाय नेचर गुड है और सोसाइटी उसे करप्ट करती है। और उनकी पूरी डिस्कशन जो है उसी के ऊपर है, और फिर वो उसका सोल्यूशन वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पेश करके करते हैं, किस तरह से उसे रेक्टिफाई किस तरह से किया जाता है, किन उसूलों के ऊपर जो है वो एक सोसाइटी काम कर सकती है। लेकिन वो कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा पजलिंग हो जाता है कि वो एग्जैक्टली किस तरह से सोसाइटी को करप्ट कह रहे हैं, या वो किस तरह से अपना जो थ्योरी उन्होंने पेश की है। तो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए समझना। कांट का अलबत्ता ये कि लाइफ ओवरऑल एटमॉस्फेयर और वो क्या कहते हैं हिस्टोरिकली तो समझ आए, लेकिन उनके जो आइडियाज थे वो बहुत ज्यादा मैं शायद नहीं समझ सका। जी, वो काफी एब्स्ट्रैक्ट भी है। वो अभी इंशाल्लाह अब्बास साहब से हम पूछेंगे। उससे पहले समीर साहब ने आयरलैंड से हमें अभी पिछली क्लास से ज्वाइन किया है। समीर साहब, आप कोई एडिशन या कोई कमेंट करना चाहें?
तो बात साहब इस डिस्कशन पे आप कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे? फिर हम ना टेक्स्ट को खुद मिलके देख लेंगे अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। टेक्स्ट मेरे ख्याल देख लें, फिर एंड में फिर कर लेते हैं जरूर डिस्कशन। जरूर जरूर। जी यावर साहब। जी मुझे कांट के सिलसिले में स्पेशली अब्बास साहब से जब बात होती है तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन या एडिशन या उसमें वो डेप्थ ऐड कर सकते हैं पर, मगर मुझे कांट की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी और उसका स्पेशली वो एपिस्टेमोलॉजी से का इम्पैक्ट, the possibility of metaphysics and what metaphysics is, that is I thought that was very interesting. और किसी साहब ने empiricism की रीडिंग शेयर की थी वैसे रीडिंग ग्रुप में. I think that was also useful. It kind of adds up. I think कांट की जो सबसे बड़ा पॉइंट था और जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इस बात को डाउट करता है कि आप जितनी मुझे समझ आई वो इस बात को डाउट करता है कि जो प्लेटोनिक एब्सोल्यूट फॉर्म्स हैं they are knowable or not, and he says that if they are knowable, either they are knowable through our senses or there's an impact of senses, or they are a product of our thinking, of our rationalism. So from that he concludes that what we can know is within either the experience of our senses or within the experience of our mind, right? Anything outside that is not knowable, is not intelligible. I think that is a very significant contribution and a very significant point that he makes, which is perhaps fundamentally where enlightenment can be explained, right? तो उसकी ये impact उसका I think epistemology पे बहुत ज़्यादा है और this is very very critical because इससे फिर impact जिस तरह अभी बात हुई पॉलिटिक्स पे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे या सोशल नॉर्म्स पे पड़ता है कि यू देन स्टार्ट क्वेश्चनिंग एनी रिसीव्ड विजडम बिकॉज यू से कि भाईजान ये आपको कैसे पता, ठीक है? और इसको मतलब वो एक एपिस्टेमोलॉजी का एक होता है, वो कहते हैं इट्स अ ट्रुथ मेकिंग नैरेटिव, right? And that clearly has political dimensions also, because जो भी political power gain की जाती है वो एक narrative के basis पे की जाती है, और अगर वो narrative question होना शुरू हो जाए तो फिर उसका impact definitely politics पे आता है. तो I think ये कांट का जो था impact clearly, और इसमें जो पिछली क्लासेस में हमारी बात हुई थी, जैसे पिछले सेशन में जो एटलीस्ट पिछले संडे को जो हुआ था उसमें जो हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे, आई थिंक वो आई फॉरगेट द जेंटलमैनस नेम, मगर उन्होंने अपने चैप्टर्स में इसे क्वांटिटी कहा था. आई थिंक क्वांटिटी कैन आल्सो बी ट्रांसलेटेड इनटू एम्पिरिसिज्म, एंड दैट इज and that is what is ultimately at play, and Kant takes it one step further, right? जी जी का यूजफुल है बहुत आपके कमेंट्स. हाँ बताइए. अच्छा आप और कह रहे थे? नहीं मेरी बात तो खत्म हो गई. आई वुड लाइक, अगर ये मेरा कंक्लूजन, व्हाट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इज कि मेरा ये कंक्लूजन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ कांट इज करेक्ट, एंड इफ परहैप्स समबडी कैन बिल्ड ऑन. मुझे लग रहा है हम ना यही सेक्शंस हैं थोड़े से जो हम इकट्ठे अभी देख लेंगे, उसके बाद मेरा ख्याल है उससे ही काफी क्लियर हो जाएगा. और एक जो मेरा इंप्रेशन सा है वो भी बात साहब उसको सेकंड करें नहीं, कि ऐसा हो गया, लगता यूं है कि इसके बाद से human knowledge was then confined to this world in a sense, in principle, as a basis for Western epistemology. क्या हमने बात ही नहीं करनी उन चीजों को. अब जो एकेडेमिया में दिस इज लाइक अ गिवन ना, कि वो तो डिस्कशन में ही नहीं आ सकती. खैर अब पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में तो अब वो नहीं है, उसका कुछ ढीला पड़ा है होल्ड, मगर टिल लेट 60s के बाद ये फिर क्रिटिक शुरू हुई. मतलब आपसे मैंने शेयर किया कि नहीं, फ्रॉम की टू हैव और टू बी, दैट इज अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ
इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। खैर, मगर इसका होल्ड जैसे कह रहे हैं यावर साहब बहुत ज्यादा अहम रहा है। और तो बाकी डिटेल तो मुझे भी इतनी नहीं समझ, अभी अब पढ़ेंगे तो समझ आएगी। फारूक साहब आप कुछ कह रहे थे? जी बस मैंने एक तो ये कि आपने इनकी इन्होंने रजा मोहसिन ने और अहमद साहब ने दोनों ने जिक्र किया कि इनकी लाइफ दोनों की मुख्तलिफ है, कह कुछ रहे हैं मोरल्स पे फिलॉसफी बात हो रही है, लेकिन इन दोनों की जिंदगियां जो हैं, खासतौर पर रूसो की जिंदगी बिल्कुल एक डाइकोटमी है उसकी, जो वो कह रहा है और जिस तरह की जिंदगी वो गुजार रहा है। तो इन जनरल में आपसे, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो अपने सोसाइटी को या अपने टाइम्स को मिरर कर रही हैं उनकी लाइफ, ये बिल्कुल अच्छी बात। लेकिन इन जनरल मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम ये फिलॉसफीज पढ़ते हैं तो खूबसूरत है, बड़ी उसकी दूरस बात है, लेकिन उस बंदे की लाइफ को कितनी वेटेज देनी चाहिए वो भी आपके सामने वेल डॉक्यूमेंटेड है। जो कुछ उसने कहा और उसका असर कहाँ कहाँ तक गया वो भी आपके सामने है, वो फॉर सेंचुरीज चलता है, अभी तक चल रहा है। तो उसकी लाइफ को क्या वेटेज देनी चाहिए, उसके कहे हुए को क्या वेटेज देनी चाहिए, इन दोनों को आपस में कैसे मतलब आप बैलेंस करेंगे कि ओवरऑल एक उससे क्या अखज करना है, तो वो इन दोनों में क्या होगा ये मतलब आज किसी टाइम पे इस पॉइंट पे मेरा पॉइंट है कि वो कीजिएगा। मतलब मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा वो हूँ कि भाई इन दोनों में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों हैं, क्या वेटेज होनी चाहिए दोनों। कंक्लूजन में मेरे ख्याल से इस पे डिस्कशन कर लेंगे। अभी हम चलते हैं रूसो वाले को देखते हैं, दूसरे हाफ में फिर हम कांट वाले को देख लेंगे। थोड़ा बड़ा किया जाए, आज पढ़ा जाए। आप में से आप लोगों ने तो पढ़ लिया, मगर जस्ट टू समराइज, Rousseau remains an important figure in the history of philosophy, both because of his contributions to political philosophy and moral psychology, and because of his influence on later thinkers. Rousseau's own view of philosophy and philosophers was firmly negative, seeing philosophers as the post hoc rationalizers of self-interest, as apologists for various forms of tyranny, and as playing a role in the alienation of the modern individual from humanity's natural impulse to compassion. The concern that dominates Rousseau's work is to find a way of preserving human freedom in a world where human beings are increasingly dependent on one another for the satisfaction of their needs. This concern has two dimensions, material and psychological, of which the latter has greater importance. In the modern world, human beings come to derive their very sense of self from the opinion of others, a fact which Rousseau sees as corrosive of freedom and destructive of individual authenticity. अब देखिए इसमें जो इंडिविजुअलिज्म है ना, उसकी एक तरह से बुनियादें फिलोसॉफिकल बनाई जा रही हैं, मुझे लग रहा है। अब्बास साहब एंड में हमें करेक्ट कर सकते हैं। कहाँ चला गया? In his mature work, he principally explores two routes to achieving and protecting freedom. The first is a political one, aimed at constructing political institutions that allow for the coexistence of free and equal citizens in a community where they themselves are sovereign. इसमें हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के सारे चीजें जो है उसमें नजर आ रही हैं। आज तक कैसे है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, तो ये क्या है, ह्यूमनिज्म के आगे एप्लीकेशंस है ना इन अ मॉडर्न, इन अ पोस्ट रेनेसांस सेंस, क्योंकि वो हम देख चुके हैं ग्रीक के लिए मतलब ये नहीं था ह्यूमनिज्म, वो इंसान को जरा बड़े पैमाने पे नापते थे। तो ये एक पॉइंट समझ आ रहा है, equal citizens in a community where they themselves are sovereign, वो इंडिविजुअलिज्म इसमें बड़ा अहम है। देखिए जब वो ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को, तो आप सोसाइटी ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, लॉज ऐसे बनाते हैं। The second is a project for child development and education. अब ये कह लो कि ये एजुकेशनल फिलोसफी की बात कर, that fosters autonomy and avoids the development of the most destructive forms of self-interest.
अब ये नेगेटिविटी को भी किसी तरह पीछे रखा जाए, मगर वंस अगेन सेंट्रलिटी इज ऑन द इंडिविजुअल, उसको ऑटोनोमस होना चाहिए, उसकी सेल्फ। मॉडर्न एजुकेशन का भी यही है ना पॉइंट, यानी कि जिन लोगों ने इस पे लगता है he is one of the earlier thinkers on that. However, Rousseau believes the coexistence of human beings in relation of equality and freedom is possible. He is consistently and overwhelmingly pessimistic that humanity will escape from a dystopia. अच्छा ये क्या है? However, though Rousseau believes the coexistence of human beings in relations of equality and freedom is possible, but at the same time, he is consistently and overwhelmingly pessimistic that humanity will escape from a dystopia of alienation, oppression and unfreedom. ये एक तरह से वो फ्यूचर को खुद ब खुद देख रहा है, यानी कि ये उसको सेंस है, क्योंकि जब कोई असल में ट्रांसेंडेंट वैल्यू सिस्टम ना हो, आपका सारा खुद ही बनाया हो, तो उसका वो डाउनवर्ड मूवमेंट वगैरह चलता रहता है, जो आगे सारी वेस्टर्न सोसाइटीज में चलता रहा ना, कि मगर उसको हमें उसकी वो सीड्स पता हो ना, तो फिर खुद ही नजर आएगा कि दरख्त क्या बनेगा। अगर असूल नहीं पता होंगे तो ये मतलब इस तरह सोचने की शायद जरूरत है इस कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में। आप इंसान को जैसे डिफाइन करेंगे, इंसान वैसी सोसाइटी बनाएगा। इंसान को खुदा के हवाले से डिफाइन करेंगे तो खुद ब खुद बहुत सी चीजों से वो राब्ता जो है, उसकी वजह से बहुत सी चीजें अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी, बहुत सी चीजें। In addition to his contributions to philosophy, Rousseau was active as a composer and a music theorist, as the pioneer of modern autobiography, क्योंकि इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी बड़ी रिवीलिंग से। तो वही है कि इंसान इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल, सारा मॉडर्न कल्चर ही उस पे है, चाहे फिक्शन हो, फिल्में हो। He pioneer of modern autobiography as a novelist and a botanist. Rousseau's appreciation of the wonders of nature and his stress on the importance of feeling and emotion made him an important influence on the anticipator of the romantic movement. In a sense, इसको अगर दूसरी तरह देखें ना, और in a sense डेकार्ट ड्रीम से भी ये लिंक्ड है, और जो बाद में जैसे वेस्टर्न आज तक जो हमने बात की ना कि वेस्टर्न माइंड जो है ना स्प्लिट हो जाता है रीजन में और इमोशन में, कह लो रीजन से साइंस इंडस्ट्री और इमोशन से आर्ट एंड वो सारा कुछ, तो वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि देखिए रोमांटिक मूवमेंट भी उधर से निकलता है ना, सेंटिमेंट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्टिव। आपको याद होगा सब्जेक्टिव में और मेंटल में उसने वो किया था ना, अलग किया था। तो ये फिर अगर आपको सीड्स पता है तो ये ऑब्वियस फिर हो जाता है कि भाई फिर सब्जेक्टिविटी पे और ज्यादा जाएंगे, वो ये उसी वही बात हो रही है। To a very large extent, the interests and concerns that make his philosophical work also inform these other activities. And Rousseau's contributions in ostensibly non-philosophical fields often serve to illuminate his philosophical commitments and arguments. यही मैं कहना चाह रहा हूँ, उसका इंडिविजुअलिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना उसके जो भी वो कर रहा है। तो बड़ा इस तरह से पायनियर है इस चीज का। इस मुझे इतना तो मुझे नहीं इल्म है, मगर जो रफली इजमाली तौर पे, क्योंकि हमने ज्यादा बात के रोमांटिक चीजों को का ज्यादा पता है, वो बुनियादें हमने तो स्टडी नहीं की ना, तो इसमें अब वो लिंक नजर आने शुरू हो रहे हैं। ये तो अब मैं नहीं कर रहा लाइफ, ये आप पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी जरूर पढ़े। ये क्या है, काफी ये पढ़ने वाला है वैसे बंदा, ये डिस्कोर्सेस ऑन द साइंसेस एंड आर्ट्स। एक इसमें था जो मैं आपसे ना मुझे वो करना चाहिए था हाईलाइट, ये तो उसके वो कह ले रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट्स हैं। अभी आ जाएगा।
एक बेसिकली आप में से किसी को याद होगा इसको, एक कह ले कि एक तरह का स्पिरिचुअल कोट एंड कोट। अब वो वंस अगेन कहाँ से आता है वो मेरा सवाल है। वेयर ही हैड दिस रियलाइजेशन कि ह्यूमन बीइंग्स आर गुड। दिस ये जो है ना, ये दिस मुझे अब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये जो मुझे सेंस है कि दिस इज रियली व्हाट द डेविल वुड लाइक अस टू। भाई तुम जैसे हो बट ठीक हो यार, ये तो ऐसे तुम्हें रोक रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो वाला सिनारियो। इसको बड़े लोगों ने ड्रामेटाइज भी किया, वेस्ट में भी किया है। ये जो मुझे कहीं से जाहिर है गोइटे वगैरह कहीं से आ रही बात कि अरे यहाँ का तुम्हें रोक रहे हैं इस फल को खाने से, आओ मैं तो आई विल शो यू अ किंगडम व्हिच फेड्स नॉट अवे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसी दुनिया ना जो खत्म। तो वो मुझे पीछे चलता नजर आ रहा है, वो इसमें है एक जगह पे किसी सड़क पे इसको ना वो एक्सपीरियंस होता है। आप इसे अगर किसी को याद है तो ये है जी, किसी को याद है वो इंसिडेंट इसकी लाइफ का? जी वो मेरे ख्याल से इसमें शायद नहीं है, मैं वो भी मेंशन करना चाह रहा था क्योंकि वो फौरन जो हमने डेकार्ट्स ड्रीम्स देखे थे उससे बड़ा रिलेट हो पा रहा था। वो ऐसे सरसरी वो गुजरते हुए उसका सिर्फ तज़किरा आता है, लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं तो वहां वो बड़ा सिग्निफिकेंट लगता है कि वो खुद, और उसने कन्फेशंस में उसे खुद बयान भी किया है कि मैं वो डिडेरो को मिलने जा रहा होता है और उसे रास्ते में अचानक एक सडन फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाता है कि मुझे एक सडन इंस्पिरेशन आती है कि जो सोसाइटी है दैट्स करप्ट एंड द मैन इज गुड, द ह्यूमन इज गुड। और उसकी सारी फिलॉसफी जो है उसके बाद के जितने डिस्कोर्स हैं, फर्स्ट डिस्कोर्स उसका, सेकंड डिस्कोर्स, सारा काम उसका फिर उसी के ऊपर है। वो ये उसी देखिए, एक जो जी बिल्कुल ये मैं यही पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपने सही निशानदेही की। Rousseau repeatedly claims that a single idea is at the center of his worldview, namely that human beings are good by nature, but are rendered corrupt by society. तो बिल्कुल ये बड़ा वो रिफ्लेक्ट कर, क्योंकि हमें पता है कि इसको ये सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन आए, तो फिर जरा क्वेश्चन मार्क उठता है। फिर इसका जाहिर है कहते हैं कंफ्यूजन्स तो हैं, जो आप अहमद ने भी कहा कि भाई फिर अगर गुड है तो बैड क्या, सोसाइटी क्यों बैड हो रही है? ये तो आप since society, the alleged agent of corruption, is composed entirely of naturally good human beings, how can evil ever get a foothold? ये जाहिर है इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस है, उस पर अभी हम नहीं जाते। इसमें वैसे एक पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा था तो कि वो मेरे ख्याल ये फर्क नहीं कर पा रहे। वैसे तो मतलब इंसान के बारे में हम कह सकते हैं कि मतलब हकीकत में तो वो गुड है ये, लेकिन ये है कि वो पोटेंशियली गुड है ना, लेकिन उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना भी तो जरूरी है। तो एक्चुअलाइज करने के लिए जो कुछ हमें चाहिए उसको ये नजरअंदाज करते हैं बेसिकली। पोटेंशियली ए पर्सन इज गुड, लेकिन वो उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना थ्रू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, वो फैक्टर मेरे ख्याल वो पोटेंशियल एक्चुअल में जो है ना कंफ्यूजन बेसिकली, जिसकी वजह से मसला खड़ा होता है। यानी कि वही ना, ह्यूमनिज्म का मतलब यही है कि रिड्यूसिंग मैन टू हिम हिज ईगो, ह्यूमन एज ह्यूमन विदाउट कनेक्शन टू द स्पिरिट। असल में तो यही स्टोरी चल रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्पिरिट। वो फिलोसफी में भी नजर आएगी, साइंसेस में भी नजर आएगी, पॉलिटिकल फिलोसफी में भी नजर आएगी, एजुकेशनल फिलोसफी में भी नजर आएगी। तो ये सारा जो डिस्कशन है इसके पीछे वो स्ट्रक्चर चल रहा है जो हमने शुरू में पेश करने की कोशिश की थी एज द प्रिंसिपल्स बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। तैमूर साहब, एक और चीज ये है कि ये इफ आई मे ऐड, हाँ ये जो क्रिश्चियनिटी का जो एक बुनियादी जो वो है ना डॉक्ट्राइन ओरिजिनल सिन की, और उसके बाद के बंदा सिनफुल है अनलेस ही इज रिडीम्ड बाय चर्च और क्राइस्ट, तो ये उसके भी बिल्कुल ऑपोजिट है एक्चुअली। उसके साथ एक तरह से रिबेलियन है या उसका रिएक्शन है कि उसको बिल्कुल वो जो उस चीज को खत्म कर रहे हैं कि उसकी हमें जरूरत नहीं है, जिस चीज ने हमें सेंचुरी से पकड़ के रखा हुआ है ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। मतलब हमें कोई ओरिजिनल सिन भी कुछ नहीं है और हमें चर्च की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी रिडेम्पशन की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे उसके बिल्कुल डायरेक्टली अगेंस्ट लग रहा है, बल्कि उसका डायरेक्ट रिएक्शन लग रहा है। और ये टेक्स्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा, रजा ने बड़ा अच्छी तरह से उसको जो ये इल्यूमिनेशन हुई थी, इसको कहता है टेरेबल फ्लैश। एनीवे
इधर हम ब्रेक लेते हैं। तैमूर साहब, इसमें एक और बात थी, इसमें अगर आप यही जो भी हम पैराग्राफ देख रहे थे, इसमें इसने बात की थी एक तो सेल्फ लव की और कंपैशन की। बिल्कुल। तो इससे मुझे बेसिकली वो स्पिरिचुअल वर्च्यूज याद आ जाती हैं, ह्यूमिलिटी एंड चैरिटी, जो बिल्कुल इसके अपोज्ड हैं। क्योंकि सेल्फ लव के अंदर बेसिकली वो खुदा को ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे खुदा को वो शामिल नहीं कर रहा। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेल्फ लव भी इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आप से भी मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि आप तसव्वुर करते हैं कि आप खुदा की मखलूक हैं। इट्स बाय वर्च्यू ऑफ गॉड दैट यू इवन लव योरसेल्फ, एंड you love other than yourself also because that person is also the creation of God. तो वो love of God के थ्रू ही self love and love of other दोनों प्रोसीड उसी से होते हैं, by virtue of the love of God. लेकिन इसके अंदर वो एलिमेंट जारी बात है नजर नहीं आ रहा। वही बात है कि वो स्पिरिट से कनेक्शन नहीं है। तो वो सेल्फ लव जो है बेसिकली वो एंड इन इटसेल्फ है, इट इज नॉट प्रोसीडिंग फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। देन इसकी आई थिंक फिलोसफी में भी आप लोग आराम से पढ़िएगा, मगर शायद अहमद ने या रजा ने कहा था कि उसी से फिर नेगेटिविटी या इवल करता है ना, फिर वो किसी के साथ और के साथ बुरा करने के वो उसको ड्राइव जो है वो जी बेसिस बन। तो अगर यहाँ हम ब्रेक ले लें 10 मिनट की तो फिर 8:30 बजे ठीक है समिया साहबा। हाँ जी, इस पे डिस्कशन होगा जबरदस्त। ये अच्छा पॉइंट किया, कंक्लूजन पे इस पे बात करेंगे। अब्बास साहब ने इसकी तरफ इशारा किया मगर अभी इतना खोल के नहीं बात हुई, तो बस 10 मिनट। मेरे ख्याल कांट पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। और ये समिया साहबा का आप कमेंट जरूर पढ़िएगा इस पे, आपने फिर बाद में जवाब देना। इंशाल्लाह देखते मैं हैं। ये अल्लाह कहने ही लगा था, फिर मैंने कहा कि डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वाली बात तो सही है फितरा वाली, लेकिन जो मोरालिटी से उसने लिंक किया वो एक और कहानी है, तो मैं इसलिए जिक्र नहीं किया। नहीं, आप करिएगा ना जब कंक्लूजन में, आप इस पे प्लीज बात कीजिएगा। अच्छा, ये मुख्तसर ही हम देखेंगे, ज्यादा तो नहीं, जितना मैं सजेस्ट किया था कि आप पढ़ लें कम से कम। Immanuel Kant is the central figure in modern philosophy. He synthesized early modern rationalism and empiricism. यानी बेकन वगैरह जो पीछे काम कर चुके थे। Set the terms of much of 19th and 20th century philosophy and continues to exercise a significant influence today in metaphysics, epistemology, ethics, political philosophy, aesthetics, and other fields. The fundamental idea of Kant's critical philosophy is human autonomy. He argues that the human understanding is the source of the general laws of nature that structure all our experience, and that human reason gives itself the moral law, which is our basis for belief in God, freedom, and immortality. यानी कि इन सेंस ही कोई, आप जो कहते हैं ह्यूम से कोई इतना फर्क भी नहीं है सम सेंस कि सब्जेक्टिविटी में कैद है इंसान। ये तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन। बाकी का भी ये कह सकते हैं, वो तो बाद में बात पे तो आइडियलिस्ट थे, कांट भी आइडियलिस्ट थे, लेकिन एक मतलब मिलाप कर रहे हैं। यानी कि ये जो लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं बेहतर बता सकते हैं। तो मगर मेन पॉइंट ये समझ आ रहा है कि all of reality is based on human capacity या mental structure। ये आगे बात साहब बेहतर बताएंगे। Therefore, scientific knowledge, morality, and religious belief are mutually consistent and secure because they all rest on the same foundation of human autonomy, which is also the final end of nature according to the teleological worldview of reflecting judgment that Kant introduces to unify the theoretical and practical aspects of his philosophical system. है काफी सोफिस्टिकेटेड काम है, इतना तो हमें नहीं समझ, मगर मेन आइडिया तो कुछ समझ आ रहा है। The human understanding is the source of the general laws of nature that structure all our experience। यानी कि इंसान अपने उससे आगे पीछे कोई है ही नहीं, and that human reason gives itself the moral law,
प्योर सब्जेक्टिविटी भी कह सकते हैं। आगे देखिए लाइफ एंड वर्क्स को स्किप कर जाएंगे, आप खुद पढ़ लेना। सॉरी ये आपने दूसरी दफा लफ्ज यूज किया सब्जेक्टिविटी का। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से प्योर सब्जेक्टिविटी कह सकते हैं? देखिए ह्यूमन सब्जेक्ट, ह्यूमन ईगो एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। हम तो कहते हैं जी रेवलेशन सबसे पहले, उसके बाद ह्यूमन ईगो से ऊपर ह्यूमन एक फैकल्टी है ऑफ इंटेलेक्ट कह ले या स्पिरिट कह ले या आई ऑफ द हार्ट कह ले, तो वो तो सब अब रिजेक्ट हो गया ना। उसके अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यू विल सी के ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है। इट्स द रिजेक्शन ऑफ रियल मेटाफिजिक्स। ये मेटाफिजिक्स उसको कह रहे हैं कि जो बाहर की दुनिया और हम हमारे अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट दुनिया है, बाहर की दुनिया के मुकाबले में इस एब्स्ट्रैक्ट जहन के स्ट्रक्चर्स को वो मेटाफिजिक्स कह रहे हैं। जबकि मतलब है, आप खुद ही सोच सकते हैं, हम मेटाफिजिक्स उसको कहते हैं कि जो कि सब्जेक्ट से बियॉन्ड है। अच्छा सवाल था, हम अब डायरेक्टली जंप करके जाते हैं। Kant's project in the critique of pure reason. The main topic of the critique of pure reason is the possibility of metaphysics, understood in a specific way. ये जो मैं कह रहा हूँ ना, he defines it in a very unmetaphysical manner. Kant defines metaphysics in terms of the cognitions after which reason might strive independently of all experience. बेसिकली यहाँ पे अगर अब्बास साहब मुझे करेक्ट करेंगे, मेटाफिजिक्स का मुराद है मेंटल स्ट्रक्चर्स, उसने पूरा इस पे काम है उसका, जिसके हवाले से रियलिटी फिल्टर होती है। रियलिटी, हाँ आगे देखते हैं। एंड हिज गोल इन द बुक इज टू रीच a decision about the possibility or impossibility of a metaphysics in general and the determination of its sources as well as its extent and boundaries, all however from principles. Thus, metaphysics for Kant concerns a priori knowledge or knowledge whose justification does not depend on experience. ये इसका मेन क्रक्स है जहां तक मैंने लोगों से डिस्कस वगैरह किया। And he associates a priori knowledge with reason. A priori वो क्यों, जो गिवन है ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन मेंटल स्ट्रक्चर जो है वो, और कुछ वो ये प्रूव करता है। इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो दिमाग से पता लगा सकते हैं। हाँ, वो सही है, उसमें ऐसी चीजें हैं, वो यही उसका काम है। फिलोसॉफिकली उसने ये काम किया। The project of the critique is to examine whether, how and to what extent human reason is capable of a priori knowledge. इधर मैं यार साहब ये कह रहा हूँ कि इसने इंसान अब अपनी सब्जेक्टिविटी में ट्रैप्ड है। अब वो सोच रहा है कि मैं जानता कैसे हूँ, कितनी चीजें मेरे अपने मेंटल स्ट्रक्चर के ऊपर जिनकी बुनियाद है, जिसके बारे में वो फिर उसने वहां तक पहुंचा कि एक्सपीरियंस को मैं हटा दूं तो फिर भी मेरे पास क्या क्या है। अल्हाम से तो ये दूर हो चुके हैं, मतलब उस एरिया में तो कांट से लेके मतलब बेकन से लेके कांट तक एक ही उस पे है। यही मेन पॉइंट है आपने जो भी बोला है, और उसकी रोशनी में जो हम देखते हैं तो हमें फिर इस तरह समझ आए। जनाब यहाँ तक मेरे ख्याल क्लियर है। जो मतलब ये भी मैं आप लोगों से, हमने आपका 15 मिनट हमने ही ब्रेक। द क्राइसिस ऑफ द एनलाइटनमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब, इससे बहुत सी चीज समझ आएंगी, इसलिए मैं चाह रहा था ही हम पढ़े। To understand the project of the critique better, let us consider the historical and intellectual context in which it was written. Kant wrote the critique towards the end of the Enlightenment, which was then in a state of crisis. Hindsight enables us to see that the 1780s was a transitional decade in which the cultural balance shifted decisively away from the Enlightenment towards Romanticism. But Kant did not have the benefit of such hindsight. यानी कि जो भी उस जमाने का मौजूदा सिस्टम था वो अब अनस्टेबल होता जा रहा था। इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने कहा ना, ये सीसॉ होता है वेस्टर्न फिलोसॉफिक थॉट में। The Enlightenment was a reaction to the rise and success of modern science in the 16th and 17th century.
The spectacular achievements of Newton in particular engendered widespread confidence and optimism about the power of human reason to control nature and to improve human life. One effect of this confidence in reason was that traditional authorities were increasingly questioned. Why should we need political or religious authorities, यानी कि बादशाह क्यों हो, पोप क्यों हो, to tell us how to live or what to believe? If each of us has the capacity to figure these things out for ourselves, ये इसका crux of the matter है जो मैं आपसे ना शेयर करना चाह रहा था. Modern secular thinking की ये बुनियादें हैं ना, वो बन रही हैं ना इधर. Kant expresses this enlightenment commitment to the sovereignty of reason in the critique. ये हमने last time भी उसका enlightenment पे जो paragraph पढ़ा था, वो भी यही था कि total independence थी इंसान की. Our age is the age of criticism, to which everything must submit. Religion, through its holiness, and legislation, through its majesty, commonly seek to exempt themselves from it. But in this way, they excite a just suspicion against themselves, and cannot lay claim to that unfeigned respect that reason grants only to that which has been able to withstand its free and public examination. इस करके enlightenment को the age of reason भी कहते हैं. इसमें तो इतना क्लियर है कि there is no authority superior to reason. तो ये बस पॉइंट आउट हम करना चाह रहे हैं. Enlightenment is about thinking for oneself rather than letting others think for you. According to what is enlightenment? ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था. In this essay, यानी कि what is enlightenment, Kant also expresses the enlightenment faith in the inavailability of progress. ये भी एक तरह का Western society का aspect of faith है, progress का idea. Basically material progress and जो भी क्या है. A few independent thinkers will gradually inspire a broader cultural movement, which ultimately will lead to greater freedom of action and governmental reform. The culture of enlightenment is almost inevitable if only there is freedom to make public use of one's reason in all matters. बस यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. अब ये एक इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है जुमला. The enlightenment was about replacing traditional authorities with the authority of individual human reason. This is the takeaway for me. ये जो हम एज को स्टडी कर रहे हैं उसमें मेन प्रोजेक्ट क्या है. But it was not about overturning traditional moral and religious beliefs. इसलिए उनके लिए भी justifications रूसो भी ढूंढ रहा है, कांट भी ढूंढ रहा है कि भाई हमने रिलीजन को तो रिजेक्ट कर दिया मगर फिर सोसाइटी बदतर हो जाएगी, बल्कि हमारा फ्रीडम ही मसले में पड़ जाएगा. ये चीज समझ नहीं आई सर. एक तरफ वो इंडिविजुअल उसको चढ़ाव दे रहा है और फिर यहाँ पे दूसरी जो मॉरल जो हैं सोर्सेस रिलीजियस और ट्रेडिशनल, उससे उनको भी कह रहा है कि ओवरटर्न नहीं कर रहा. तो विच वन इज इट? ये तो बात सही नहीं है. नहीं, वो रूसो का काम यही था ना, आप वो वापस से रिविजिट कीजिएगा. वो ये कहता है कि वो रिस्ट्रेंट और मॉरल वो इसलिए होना चाहिए कि अगर आप मतलब अनब्राइडल्ड अपने फॉलो करेंगे इंटरेस्ट को, तो दूसरे का इंटरेस्ट जो है वो कम होगा. तो अल्टीमेटली सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से और भी चीजें होंगी. दूसरा है कि इंसान है ही अच्छा, बुनियाद ढूंढ रहे हैं ना मोरालिटी की, ये ह्यूमन नेचर में ही है. ये भी ऐसी बातें कर रहे हैं अपने. तो ये कांट का मौकफ नहीं है, ये एनलाइटमेंट की जो है उसका ये आउटकम है, ये जो सेंटेंस बता रहा है. हाँ जी, ये जनरल बात करें ना उस एज की. तो ये हमने देखा रूसो में भी है, उसने अपनी बुनियादें कुछ बनाई. रूसो का असर कांट पे हुआ, इसने भी बुनियादें बनाने की कोशिश की, मगर नॉट थ्रू रिलीजियस अथॉरिटी बट थ्रू रीजन, ऐसे कह लें. इन्होंने मॉरल फिलॉसफी भी रीजन के जरिए बनाने की कोशिश की. नहीं, वो वही बात नहीं समझ नहीं है कि उसने बनाने की कोशिश भी की, उसने उसको कहा कि यही आपकी बेसिक्स हैं, लेकिन मॉरल और रिलीजियस को उसने रिजेक्ट भी नहीं किया. ये पॉइंट जो है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट नहीं करते, अगर आप उसको सेंटर आपने बना दिया, रीजन को भी आपने कहा कि दैट इज दी थिंग,
तो फिर बाकी तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, जो से चीजें अनलेस के वो जो आपके मौकफ से की तायद नहीं करता तो ठीक है। नहीं, इधर देखे ना, यही कॉन्ट्रडिक्शन है, मगर इस सेंटेंस में यही बताया गया है, द enlightenment commitment to the sovereignty of reason was tied to the expectation that it would not lead to any of these consequences, but instead would support certain key beliefs that tradition had always sanctioned. चलिए पढ़ ही लेते हैं। आप वाला पॉइंट असल में जो डिस्कस हुआ मैंने स्किप कर दिया था। The problem is that to some it seemed unclear whether progress would in fact ensue if reason enjoyed full sovereignty over traditional authorities, or whether unaided reason would instead lead straight to materialism, fatalism, atheism, skepticism, or even libertinism and authoritarianism. The Enlightenment commitment to the sovereignty of reason was tied to the expectation that it would not lead to any of these negative consequences, but instead would support certain key beliefs that tradition had always sanctioned. Crucially, these included belief in God, the soul, freedom, and the compatibility of science with morality and religion. क्योंकि इंसान असल में है ही रिलीजियस बीइंग, वो ओवरनाइट तो नहीं वो चीजें छोड़ सकता ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि रीजन से भी आपको वही चीजें पता चलेंगी, लेकिन आपको पता अपने रीजन से उसको आप बेसिस बनाएं। एग्जैक्टली, यानी कि गॉड की एग्जिस्टेंस भी उससे ही पता चलेगी, या बिलीफ। अगर इजाजत देना थोड़ा सा ऐड करूंगा। लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से डिस्कस हो रहा था कि वो मतलब जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो था इनमें या नहीं था। तो वो आपने पिछली एक रीडिंग दी थी तो उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि जनरली एनलाइटनमेंट में थ्रू आउट जो है वो डाइज्म का कॉन्सेप्ट चलता रहा कि खुदा के होने का तसव्वुर जो है उसे उन्होंने बरकरार रखा, लेकिन उसके तहत जितनी चीजें आती थी वो चाहे इखलाकियात हों या समाजी तसव्वुरात हों और वो पॉलिटिकल तसव्वुरात हों, उन्हें उन्होंने अकली बुनियादों के ऊपर खड़ा करने की कोशिश की। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि क्योंकि इनमें आपस में भी इख्तिलाफात ज़ाहिर थे नजरियाती और फलसफी, तो जैसे जॉन लॉक है, अब जॉन लॉक की रीजनिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वो तस्वुर देते हैं, लेकिन उनकी अपनी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो किंग के होने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। मतलब उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किंग को मतलब बादशाहत के बरकरार रखने को किस तरह से फलसफी तौर पे वो कर सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा डायरेक्टली जो एस्टेब्लिश्ड वो नॉर्म्स थे सोसाइटी के उनके अगेंस्ट नहीं जाते हैं, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से बुनियादी जो तस्वुरात हैं वो उन्होंने कायम कर लिए उस टाइम पे, जिनकी वजह से आगे एथीज्म आ जाता है। मतलब वो पिछली रीडिंग में उन्होंने ये मेंशन बड़े क्लियरली किया कि इनमें से अक्सरियत जो है वो एथिस्ट नहीं थे, मतलब खुदा के होने को मानते थे, रिलीजन की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उनके अकली तस्वुरात जो हैं वो उसके अगेंस्ट जाते थे। जबरदस्त जबरदस्त। और इससे आपकी बात से मुझे ये ख्याल आ रहा है डीइज्म से कि देखिए वो जो कुरैश मक्का भी थे, वो कुरान कहते हैं ना, उनसे पूछो कि किसने बनाए दुनिया, तो वो कहेंगे अल्लाह ने। वो तसव्वुर किसी ना किसी शक्ल में होता है, मगर उसमें कुछ करप्शन शायद आ जाती है कि कहते कि यहाँ मगर कहते ये बुत काम देंगे वगैरह। तो मैं पैरेलल कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है, और इस जैसे आपने कहा इसमें भी ऐसे देख। और कह रहे जी जुबैर साहब यही क्राइसिस था। एक तरफ तो ये मैकेनिस्टिक कॉजल रैशनलिस्टिक अगर कायनात है, तो इससे जो है ट्रेडिशनल मोरालिटी यानी कि मगर मशीन की तरह चल रही है तो फिर फ्रीडम भी नहीं है ना ये। हाँ जी बोले। जी बिल्कुल यही बात थी जो अभी आप कहना चाह रहे थे। ये वही बेसिकली प्री डेस्टिनेशन एंड फ्री विल वाला बेसिकली ये डेडलॉक था जिसमें कांट साहब फंसे हुए थे। तो अब जैसे आप सब लोगों ने मतलब मोरलेस सारे पॉइंट्स ही कन्वे कर दिए। अब जिस किस्म की दुनिया कंस्ट्रक्ट करने में हमारा माइंड कंट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू कांट, वो टोटली डिटर्मिनिस्टिक है। उसमें बस प्री डेस्टिनेशन ही प्री डेस्टिनेशन है, तो वहाँ फ्री विल की कोई गुंजाइश नहीं है। द वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू अस और एज कंस्ट्रक्टेड बाय द माइंड। लेकिन फिर इसमें एक मॉरल एंगल कांट लेके आता है। वो कहता है लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप अगर किसी शख्स ने चोरी की है या कत्ल किया तो फिर आप उसको किस बुनियाद पर सजा देंगे। वो ये सोचता है कि भाई अगर हर एक्शन के पीछे उसका कोई कॉज है, उस कॉज के पीछे कॉज है,
तो ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो रोबोटिक किस्म की मैकेनिस्टिक किस्म का प्रोसेस है सारा। तो फिर यहाँ तो कोई उसके पास, उस इंसान के पास कोई चॉइस ही नहीं थी कि वो उस मौके के ऊपर, उस स्पेस पे, उस टाइम पे वो एक्ट उसमें से मैनिफेस्ट ना होता, इसकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी। तो फिर आप उसको कैसे मुर्द इल्जाम ठहराएंगे? यहाँ फिर वो कहता है कि ये चूंकि मॉरली जस्टिफाइड नहीं है, फिर वो एक एंगल लेके उसने कहा कि नहीं, ये जो फ्रीडम है ना, ये जो एक्ट ऑफ फ्री विल है, ये एक ऐसी चीज है which belongs to the numinal world, जिस तक इंसान के माइंड की रसाई नहीं है। This act happens beyond time, basically. It doesn't happen in the spatial temporal framework. तो यहाँ फिर वो लेके उसने कहा हम इसको समझ नहीं सकते, हम इस बियॉन्ड टाइम, ये जो भी कुछ हो रहा है, प्रोसेस तो नहीं कहना चाहिए, ये बियॉन्ड टाइम जो भी कुछ हुआ है, इसको हम समझ नहीं सकते। जो हमारी माइंड की कैपेसिटी है वो इसको समझ नहीं सकती, लेकिन हमें इसको एज प्रेमिस लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो भी कुछ है ये जस्टिफाइड नहीं होगा। फिर मतलब मॉरल जस्टिफिकेशन कहाँ से लेके आएंगे? तो उसने इसको इस तरह रिजॉल्व किया था, लेकिन जारी बात है ये बड़ा वीक आर्गुमेंट है। इसको पर लोगों ने इसको फिर क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने, जारी बात। हाँ, मगर आपने जिस तरह पेश किया ना वो बहुत जबरदस्त है कि देखें कि मोरालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए उसे इन सेंस स्पिरिट की होना जरूरी था, क्योंकि जो न्यूटोनियन वर्ल्ड व्यू था वो ये था कि दुनिया तो मैकेनिस्टिक है, कॉज एंड इफेक्ट है, तो उसमें जैसे बात साहब ने कहा उसमें फिर ह्यूमन फ्रीडम का तस्वर ही नहीं है, तो मोरालिटी कहाँ से आएगी? तो उसने कहा वो फिर इससे बियॉन्ड ही आ सकती है, ये जो मैकेनिस्टिक कॉजल मटीरियल वर्ल्ड है, इसमें नहीं, उसकी डेफिनेशन में गुंजाइश ही नहीं। तो बड़ा खूबसूरत आपने पेश किया। तो इसी हवाले से हम आखिर एंड यही करेंगे, ये आखिरी पैरा पढ़ देता हूँ क्योंकि उसमें यही बात आपको बेहतर, ये पैरा जब बेहतर समझ आएंगे इस गुफ्तगू के बाद। देखिए ना, the original inspiration for the enlightenment was the new physics, which was mechanistic. If nature is entirely governed by mechanistic causal laws, yani cause and effect, then it may seem that there is no room for freedom, a soul, or anything but matter and motion. This threatened the traditional view that morality requires freedom. We must be free in order to choose what is right or what is wrong, because otherwise we cannot be held responsible. It also threatened the traditional religious belief in a soul that can survive death or be resurrected in an afterlife. So ये crisis था. So modern science, the pride of the Enlightenment, the source of its optimism about the powers of human reason, threatened to undermine traditional moral and religious beliefs that free rational thought was expected to support. This was the main intellectual crisis of the Enlightenment. अभी आखिरी पैरा पढ़ते हैं. The critique of pure reason is Kant's response to this crisis. Its main topic is metaphysics because for Kant, metaphysics is the domain of reason. It is the inventory of all we possess through pure reason, ordered systematically, and the authority of reason was in question. Kant's main goal is to show that a critique of reason by reason itself, unaided and unrestrained by traditional authorities, establishes a secure and consistent basis for both. Basis for both Newtonian science and traditional morality and religion. In other words, free rational inquiry adequately supports all of these essential human interests and shows them to be mutually consistent. So reason deserves the sovereignty attributed to it by the Enlightenment. मेरे ख्याल है यही मेन थॉट था और इस पे डिस्कशन हो सकता है. नहीं सर, ये समझ नहीं आया, ये रिकंसाइल किस तरह कर रही है डॉक्टर साहब की थीसिस से? ये तो वापस रीजन को उन्होंने सेंटर बना दिया. डॉक्टर साहब ने तो मेटाफिजिक्स की जो डेफिनेशन दी है, जो उसने रिजॉल्व की थी कांट ने, नहीं वो इन पैरा से नहीं वो मिल रही. नहीं, असल में मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो उन्होंने जो भी फाउंडेशंस उन्होंने रिलीजन की ले डाउन किया कांट ने, वो बड़ी वीक हैं. मैं इसमें बिलीव करता हूँ. वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी स्टेटमेंट्स जो हैं, रिलीजियस स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं, जितनी भी ट्रेडिशनल स्टेटमेंट्स हैं, इनकी मेरी नज़र में, आई डोंट नो कांट इसको डायरेक्टली कहता है या नहीं, इनकी कोई इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन कोई नहीं है. बेसिकली ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी इनकी है. फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे आर इम्पोर्टेंट बेसिकली.
तो मेरा इंप्रेशन तो यही है, मतलब इसकी वो कहते हैं कि वो कोई जैसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन कोई नहीं है। ये जो भी ट्रेडिशनल स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी ट्रेडिशनल प्रोपोजिशन है, रिलीजियस प्रोपोजिशन है, तो देखिए बस उसकी वजह डॉक्टर बेसिकली ये है ना। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये न्यूटोनियन जो डिटर्मिनिस्टिक साइंसेज हैं, जैसे न्यूटोनियन हो गया, उसमें तो ये चले फिर भी एक तरह से ये चीज चल जाती है। जो हेलो मॉडर्न फिजिक्स है वो तो डिनाई कर देती है ना, वो तो डिटर्मिनिस्टिक अब है ही नहीं। तो हेलो वहां पे कांट के बारे में क्या मौकफ है? अब ये हमने आपको एक मेरे ख्याल है बिगिनिंग पॉइंट दे दिया है। आप इस आर्टिकल को क्लोजली पढ़ेंगे ना, ये इसमें सारा कुछ कवर होता जाएगा। हेलो क्योंकि देखिए अगले वाले में एग्जैक्टली यही डिस्कस हो रहा है। The inaugural dissertation also tries to reconcile Newtonian science with traditional morality and religion in a way, but its strategy is different from that of the critique. ये इनका जो न्यूमना की बात कर रहे हैं वो इनके काम का लगता है और हिस्सा है, मगर वंस अगेन एक तरफ इनका काम का हिस्सा है कि रीजन ही से दोनों चीजें हासिल हो जाएंगी, साइंस भी हासिल हो जाएगी, मोरालिटी भी हासिल हो जाएगी। फिर उनका एक अलग डिस्कशन है विच इज अबाउट द अननोएबल बियॉन्ड टाइम वर्ल्ड। तो वो शायद अब्बास साहब एक्सप्रेस कर रहे थे, वो इधर असल में डिस्कस नहीं हुआ, आगे इसमें कहीं हुआ होगा। तो ये अब आपके लिए है कि आप देखिएगा जरूर। तो या तो ग्रुप में आप फिर उसको इस सवाल का जवाब ढूंढ के दीजिएगा। ये क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, ये दूसरी बुक है, ये दूसरी बुक है ना। तो ये हाँ, कौन बोला था अभी? बोले। मैं कह रहा था कि तफसील से अगर आप वो पढ़ेंगे ना, ये क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्ली ये बात क्लियर हो जाएगी। मुझे जो लग रहा है वो ये कह रहा है कि लॉजिक से भी आप सोशल इंपेरेटिव्स वाली चीजों पे अगर आप करते हैं, अगर आप लॉजिक से लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी रखना चाहते हैं, तो वो भी वही बातें कहेगी जो रिलीजन आपको कहता है कि किल ना करो, स्टील ना करो, अपना दूसरे की चीजों को कोवेट ना करो, उसकी चीजें छीनो ना। तो ये कंसिस्टेंट है वो कहता है, मगर ये तफसील से उसी से पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये सेज के रीजन भी वही बातें, अच्छी बातें सोशल ऑर्डर की बताती है जो कि रिलीजन बताता है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये उनकी इससे पिछली किताब थी जिसमें उन्होंने वो जो है ना बियॉन्ड वाले वर्ल्ड की बात की थी। नहीं, मैं असल में जो बात कहना चाह रहा था, मेरी असल में कनेक्शन ब्रेक हो गया था। अब जैसे वो कांट ये कहते हैं कि जो सेंसिबल वर्ल्ड है आपकी, ठीक है जी, जो स्पेशो टेम्पोरल फ्रेमवर्क के अंदर जो आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, अब ये जो स्पेशो टेम्पोरल फ्रेमवर्क भी जो है ये आपका माइंड इम्पोज करता है, ये आपके माइंड की कंट्रीब्यूशन नंबर 1, जिसको वो सेंसिबल इंट्यूशन कहते हैं ऑफ टाइम एंड स्पेस। उसके बाद फिर जो मेंटल कॉन्सेप्ट्स आप फॉर्म करते हैं, जो आपकी थॉट्स फॉर्मुलेट होती हैं, उसके अंदर भी कुछ इननेट कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू आपका माइंड थॉट्स फॉर्मुलेट करता है, मेंटल कॉन्सेप्ट्स फॉर्म करता है। अब लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं, एक को वो सेंसिबिलिटी कहते हैं, एक को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ये दोनों चीजें जो हैं बेसिकली इनका ताल्लुक बेसिकली सेंसिबल वर्ल्ड से ही है। दे वांट टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू ऑब्जर्व थिंग बेसिकली। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो ट्रांसेंडेंटल रियलिटीज हैं बेसिकली वो दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ योर माइंड। वो चीजें जिनमें आपका माइंड किसी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, उनको आप नहीं समझ सकते, इम्पॉसिबल है। जिन चीजों में आपका माइंड कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे आप सेंस डेटा है, रॉ सेंस डेटा आपके ऑर्गन्स ने रिसीव किया, उस पे आपके माइंड ने कुछ इननेट चीजें इंपोज की और आपको बाहर की दुनिया में चीजें स्पेशो टेम्पोरल फ्रेमवर्क के अंदर नजर आई, फिर आपने मेंटल कॉन्सेप्ट फॉर्म किए। ये जो दोनों चीजें हैं, जो सेंसिबल फॉर्म है एंड बोथ द मेंटल फॉर्म, इसके अंदर आपका माइंड कंट्रीब्यूट कर रहा है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। लेकिन जो थिंग्स इन देमसेल्व्स हैं, जिनको वो न्यूमिनल वर्ल्ड कहता है, वो कहते हैं दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड। उनका माइंड के साथ किसी तरीके से कनेक्शन हो ही नहीं सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। लेकिन जो ट्रेडिशनल आइडिया है उसके अंदर ऐसे नहीं है। वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन होता है वो थ्रू द इंटेलेक्ट होता है, थ्रू इंटेलेक्चुअल इंट्यूशंस होता है। लेकिन इन चैनल्स को चूंकि कांट शायद मानता नहीं है या डिनाई करता है, इसलिए वो कहता है कि क्या कहते हैं, दैट इज व्हाई
you cannot even formulate, you cannot even correctly formulate mental concepts regarding those transcendental realities, because there is no connection between the mind and those realities. लेकिन ट्रेडिशनल आइडिया तो ये नहीं है ना. ट्रेडिशनल आइडिया कि there is a connection through the intellectual intuition. There are channels which connect your mind to the intellect and the spiritual world. ये मैं पॉइंट बेसिकली कन्वे करना मैं चाह रहा था. इसमें थोड़ा सा ये है कि पहले ये जो इससे पहले इनकी किताब थी ना, इनॉग्रल डिसर्टेशन, उसमें उन्होंने ये वाली बात की थी कि एक वो ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड है. फिर खुद ही उसको डाउट करने लगे और क्रिटिक जो है वो ज्यादा रैशनलिस्ट हो जाती है. तो ये क्लोजली रिलेटेड बुक्स हैं. इधर इसका उन्होंने डिस्कशन किया है. Kant's strategy in the critique is similar to that of the inaugural dissertation, in that both works attempt to reconcile modern science with traditional morality and religion. जैसे हमने कहा ये मेन क्राइसिस था, एक तरफ साइंस है, एक तरफ ये, by relegating them to distinct, sensible and intelligible worlds. तो ये क्या तो यही रहे जो बात साहब कह रहे हैं कि क्रिटिक में भी प्रॉब्ली ऐसे ही किया, मगर इतना उस पर एम्फसाइज नहीं किया क्या कि साइंस जो है वो इस दुनिया के से हवाला रखती है और ये जो मोरालिटी वगैरह है ये वो उस न्यूमिनल वर्ल्ड से हवाला रखती है. मगर but the critique gives a far more modest and yet revolutionary account of a priori knowledge. His view is that it tries to explain the possibility of a priori knowledge about a world that is entirely independent of the human mind. This turned out to be a dead end. ये जो पहले उन्होंने कहा था ना कि वो दुनिया है और ये दुनिया है और उस तक हम नहीं पहुंच सकते, तो क्रिटिक में क्या कहा? Kant never again maintained that we can have a priori knowledge about an intelligible world. इतना सा डिफरेंस आ गया आगे चल के. पहले था कि नहीं उसका हमारे ऊपर असर है, हम इफेक्ट करती है हमारे, इट्स पार्ट ऑफ आवर नेचर. बट क्रिटिक में आके कहा कि वो बिल्कुल ही एक्सेसिबल नहीं है. ये जो बात साहब कह रहे हैं, बिकॉज सच ए वर्ड, मैं वो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था. हाँ, मगर मैं उसके बता रहा हूँ ना कि कैसे इस तक पहुंचा स्टेप बाय स्टेप. अच्छा, पहले इधर पहुंचा वो दुनिया है और वो हमारा मॉरल स्ट्रक्चर डिटरमिन करती है. क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कहा कि वो है मगर उससे हमारा कोई नाता ही नहीं है. चलिए, तो ये आप पढ़िएगा, एक अच्छी एक तरह से इंट्रो जरूर हो गई है हम सबके लिए. और हमने तो उसमें से जो मेन एसेंशियल आइडिया लेके जाना कि इट इज द एज ऑफ रीजन एज द मेजर ऑफ व्हाटएवर कम्स इन फ्रंट ऑफ इट. इसमें वैसे तैमूर साहब, इसमें क्लैरिटी मेरे ख्याल कांट को पढ़ने में ना ज्यादा आएगी अगर इसमें पहले डिस्कशन हो जाती, या मेरे ख्याल अगर किसी ने खुद ऑन देयर ओन पढ़ना है, क्योंकि उससे सही क्लैरिटी आती है कि जो इशू रिजॉल्व करना चाह रहा था कांट, कि बेसिकली उससे पहले जो फिलोसफर थे वो ये कह रहे थे कि प्रोपोजिशन दो तरह की होती हैं, एक एनालिटिक ए प्रियोरी है, एक सिंथेटिक ए पोस्टीरियोरी. सिंथेटिक ए प्रियोरी नहीं होती. अब तो उसने उसका बेसिकली सबसे बड़ा गोल ये था कि वो ये शो करे कि नहीं सिंथेटिक ए प्रियोरी प्रोपोजिशंस भी होती हैं बेसिकली. और फिर उसने ये साबित किया जी कि ये जो मेटाफिजिकल ये जितनी भी स्टेटमेंट्स या क्लेम्स हैं, ये इनमें से बेसिकली किसी भी कैटेगरी में नहीं करती. तो ये जो तीन कैटेगरीज हैं प्रोपोजिशंस की, मेरे ख्याल इसको पहले अगर सब जाके थोड़ा देखें तो उसके बाद थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कांट का बेसिकली गोल क्या था. वो टारगेट उसका बेसिकली सिंथेटिक ए प्रियोरी प्रोपोजिशन बेसिकली. मतलब वो फिलॉसफी हमारा मकसद नहीं है, जाहिर है, जैसे शौक को जरूर देख ले, मगर यहाँ मेन पॉइंट ये है कि रीजन जो है ना वो सॉवरेन हो चुका है. अब वो रिलीजियस डोमेन में, मॉरल डोमेन में, और साइंस जो है वो अपने आप को प्रूव कर चुकी है, तो उसको भी कायम रखना है. तो ये एक उस तरह से आप इसको ना प्रिंसिपली मैं तो सजेस्ट करूंगा देखें. और जिसका जाहिर है वो है जिसे कहते हैं रुझान, तो वो जरूर, वो तो बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर है मॉडर्न वर्ल्ड के लिए. तो जैसे इन्होंने उसका थोड़ा सा खेमा पेश कर दिया, मेन जो उसकी टर्मिनोलॉजी भी है कांट की है. तो अब हम क्लोजिंग रिमार्क्स लेते चलते हैं क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है. जुबैर साहब. जी सर, मेरे ख्याल में काफी बातें हो ही गई हैं. मैं तो रूसो से जरा ज्यादा मुझे समझ आ रही थी, तो मैं तो
कांट के लिए तो पूरी एक कहानी है जो कि समझनी पड़ेगी। अच्छा, रूसो पे वापस अगर आए आप 2 सेकंड के लिए, तो वो मेरे ख्याल में समिया ने वो जिक्र किया था फितरा वाली बात, वो मैं जरा उसकी एक क्लैरिटी चाह रहा था। वो जो फितरा वाली बात तो हदीस से है कि जो बच्चा है वो फितरा पे पैदा होता है, फिर उसके जो वालिदैन हैं वो उसको जू बना देते हैं या क्रिश्चियन बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। तो ये जो फितरा है वो एक्चुअली वो ये नहीं कि वो इस्लाम पे पैदा हुआ, वो नेचुरल स्टेट है। तो नेचुरल स्टेट, अब यही रूसो भी उसको कह रहा है कि जो मोरालिटी की जो इंसान जो है वो बेसिकली तो वो उसकी मोरालिटी अच्छी है, लेकिन उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि उसको फिर अफेक्ट करते हैं। लेकिन फिर उसने एक मजेदार एक और बात भी कही कि कभी कभी, और उसने उसकी रीजंस दिए हैं कि वो क्यों वो इस तरह करता है। कभी वो अथॉरिटी में आता है, उसे पता है, वो ये कहना चाह रहा है शायद कि उसे पता है, लेकिन वो लॉज बना देगा वॉर के और इस तरह। तो फिर वो उसको जो बिगाड़ जो खुद ही करता है इंसान। तो कुछ कंफ्यूजिंग से उसके ख्यालात हैं जिस तरह के हमने पढ़े हैं, कभी कुछ तो। लेकिन मोरालिटी पे जो उसका चैप्टर है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो वो बस मैं बाद में मैं खुद भी देखना चाहूंगा कि बाकियों को किसी को अच्छा समझ आया तो वो समझा दे। और ये फिर मैं कांट भी वहीं से लेके ख्यालात आगे लेके चला है। लेकिन कांट की अगर फिलॉसफी समझ आ जाए, डॉक्टर साहब ने जो इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कही हैं, वो अगर उसकी बेसिक्स हमें समझ आ जाए ना, तो फिर वो सिचुएट करना आसान हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, इन अ सेंस ये जो आर्टिकल है ना वो सारे को सिंप्लीफाई करके पेश कर रहा है आम फहम लफ्जों में। तो इसलिए रादर देन ट्राइंग टू रीड कांट हिमसेल्फ एट दिस पॉइंट, ये आर्टिकल ही पढ़ लेंगे तो काफी। ये जो स्टैनफोर्ड वो है ना, एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ फिलोसफी, तो ये काफी यूजफुल है। दूसरा जो इसको समराइज एक और जो पपा साहब ने बेसिकली वही बात कही है, तो जिस नतीजे पे कांट पहुंचा कि वो ये है कि बियॉन्ड रीजन नॉलेज पॉसिबल नहीं है। असल इसका जो है ना लुबे लुबाब एट द एंड ऑफ द डे, जाहिर है फिलोसफी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मगर उससे नतीजा ये निकलता है, बाकी तो डिटेल्स हैं। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। यही मतलब if I could just जी if I could just add on your last comment, I think वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि beyond reason philosophy possible नहीं है, because उससे पहले भी जो metaphysical philosophy थी या है वो प्लेटो वगैरह, वो रीजन पे बेस्ड है। वो ये कह रहा है कि आप बियॉन्ड सेंसेस आप नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकते, और आपका और वहां पे आप लिमिट हो जाते हैं। वो हम पिछले सेशंस वाली क्वांटिटी की बात पे आ जाते हैं, और ये जी, वो बिल्कुल सही। एम्पिरिसिज्म की बुनियाद रख रहा है। सो वो ये कह रहा है कि जो प्लेटो की एब्सोल्यूट फॉर्म्स हैं उस तक आप पहुंच ही नहीं सकते, बिकॉज वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन की फिगमेंट है या आपके मेंटल प्रोसेस का एक हिस्सा है, जी जी और आप उस यादव साहब, एब्सोल्यूट मैं ट्रुथ को आपकी नहीं बात पहुंच को ना, सकते। जी आपकी बात को ना मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और पॉइंट इसी से, या चलो आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं कमेंट करता हूँ। आप करें कंप्लीट। नहीं, मैं कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, यही बात मैं एक और पॉइंट ये कन्वे करना चाह रहा था कि वो कांट बेसिकली यही कहता है कि जो जो मेंटल कॉन्सेप्ट्स आपका माइंड फॉर्म करता है थ्रू दिस सेंस डेटा, जिसको आप सेंसरी रॉ सेंसरी डेटा कह रही हैं, वो उसके मुताबिक वो कोई किसी प्लेटोनिक आर्केटाइप्स की मेंटल प्रोजेक्शन नहीं होती। क्योंकि वो कह रहा है कि क्योंकि वो जो ट्रांसेंडेंट रियलिटीज हैं उनमें और आप में चूंकि नाता कोई नहीं है ना। मैं इस बात को उस मेरे पिछले वाले कमेंट से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, जिसमें वो कहता है कि माइंड इज इंडिपेंडेंट, दोस ट्रांसेंडेंट रियलिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड। माइंड में तो वो चूंकि उनमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए हम जो मेंटल कॉन्सेप्ट्स या जिनको आप जनरल कॉन्सेप्ट्स कहती हैं, वो जो आपका माइंड फॉर्म करता है थ्रू द बाय द इम्पोजिशन ऑफ द कैटेगरीज बाय द माइंड इटसेल्फ, दे आर नॉट मेंटल प्रोजेक्शंस ऑफ द प्लेटोनिक आर्केटाइप बेसिकली। ये उसी से रिलेटेड बात है बेसिकली। और इसमें यकीनन आप सही कह रहे हैं कि इवेंचुअली, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि आप जो अपने सेंसेस के थ्रू जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके जहन में जो थॉट्स हैं, इन दोनों के अंदर जो माइंड से बाहर जो भी चीज है वो भी किसी तरह अफेक्ट डाल रही है, और आपके माइंड की कंट्रीब्यूशन भी है। दोनों की कंट्रीब्यूशन से ये काम हो रहा है। कांट इसमें बिलीव करता है बेसिकली आपका माइंड पैसिव नहीं है, पैसिव रिसीवर नहीं है सेंस डेटा का। आप
क्योंकि ये जो स्पेशो टेम्पोरल फ्रेमवर्क के अंदर जो आप चीजों को देख रहे हैं, ये माइंड की इम्पोजिशन है। वो कांट कहता है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ योर माइंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, दे आर नॉट इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम जो है ये आपकी अपनी सेंसुअल इंट्यूशंस हैं, ये आपका माइंड इंपोज कर रहा है बेसिकली। लेकिन यकीनन आपका योर माइंड इज अफेक्टेड बाय समथिंग आउटसाइड योर माइंड। तो दोनों की कंट्रीब्यूशन से ये हो रहा है, लेकिन शुरुआत इसकी यहीं से हो रही है बेसिकली। जो आपके ऑर्गन्स रिसीव करते हैं, जो भी शुरुआत वहीं से हो रही है। ये आपकी बात ठीक है यहाँ। तो बस ये मैं मेरा आखिरी पॉइंट यही था। थैंक यू जी। सॉरी, आई थिंक फिर हम दोनों शायद एक ही बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर बहुत सिंप्लीफाई करें कांट के आर्गुमेंट को, तो वो ये कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट फॉर्म्स है प्रोटॉनिक, वो इंटेलिजिबल नहीं है थ्रू आवर माइंड, वो हमारी मेरी नॉलेज बात का हिस्सा सुने, नहीं हो सकती। देखें अब देखें ना, वो जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब जैसे वो ये कह रहा है कांट कि ऐसी कॉग्निशंस पॉसिबल नहीं है कि जिसके थ्रू फिर रीजन ऑन इट्स ओन ये मेटाफिजिकल ये जो भी नताइज हैं, ये रीजन ऑन इट्स ओन निकाल ले। यही बेसिकली वो बात कर रहा है ना बेसिकली। तो लेकिन ट्रेडिशन के अंदर तो ये है कि आपको इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन के थ्रू आप कुछ चीजें आपके, चले आसान लफ्जों में कहें, आपके जहन में उतरती हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा रीजन के पास आ गया है, इस डेटा की मदद से वो उन ट्रांसेंडेंट रियलिटीज के बारे में नताइज निकाल सकता है। लेकिन चूंकि वो जो चैनल है जिसके थ्रू आपको ये डेटा मिलना है, जिस पे फिर रीजन ऑपरेट करके उन रियलिटीज के बारे में नताइज निकालेगा, उन चैनल्स को चूंकि कांट रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि बेसिकली कांट ये कहना चाहता है रीजन के पास ऐसा डेटा आ ही नहीं सकता कि जिसके ऊपर फिर वो ऑपरेट करके तो उन हकाइक के बारे में कुछ हतमी तौर पे कुछ कह सके। मेरी नजर में असल में बात डेटा की है कि डेटा कहां से आ रहा है। वो जो ट्रांसेंडेंट रियलिटीज के बारे में डेटा जो रीजन को चाहिए, जिन चैनल्स के थ्रू वो डेटा आता है, उनको तो वो मान ही नहीं रहा बेसिकली। ये असल बात एग्जैक्टली। तो ये डिफरेंस हो गया ट्रेडिशन में और कांट में। कांट बेसिकली उस चैनल को नहीं मानता जो ट्रेडिशन एक्सेप्ट करता है। गौर करें ना, रीजन असल में इन इटसेल्फ रीजन न्यूट्रल है, क्योंकि रीजन किसी वॉइड पे ऑपरेट तो नहीं करता। रीजन रिक्वायर्स डेटा। अगर रीजन सिर्फ सेंस डेटा के ऊपर ऑपरेट करेगा तो उसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी बेसिकली। एग्जैक्टली। और कांट सिर्फ सेंस डेटा को मानता है और वो ये ट्रेडिशन वाले डेटा को रेवलेशन के थ्रू या इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन के थ्रू जो डेटा मिला उसकी ऑब्जेक्टिविटी का इनकार करता है। वो कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव है नहीं, ये तो कोई हमें खाम ख्याली होगी उसकी नजर में। जो भी है बात। एग्जैक्टली, दैट इज द की पॉइंट। सही है, दैट इज द फंडामेंटल पॉइंट। बिल्कुल सही जी, दैट वाज वेरी यूजफुल। फारूक साहब, आप क्लोजिंग रिमार्क देना चाहेंगे? जी, सॉरी, बड़ा अच्छा रहा इसमें जी। बस मैं दो मेरा पॉइंट्स हैं मेरे ज़हन में। आवाज आ रही है? मैं वलीमे पे आया हुआ हूँ, तो मुझे बार बार बुलाया जा रहा है कि वलीमे खाना लग गया है। तो मैं सॉरी, मुझे फिर जाना पड़ेगा। नहीं, क्लास हमारी तरफ से भी खाएं, काफी सारा खाएं। जी जी, तो वो मेरी वाइफ मुझे बार बार कॉल कर रही है, झटकियां भी दे रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि दो बातें जो इसमें कांट के उसकी आई और जो मुझे मतलब बेहतर लगी। एक तो ये कि वो कहता है कि थिंकिंग फॉर योरसेल्फ अबाउट एवरीथिंग इंक्लूडिंग रिलीजियस थिंग्स, इंस्टेड कि आप एक रिलीजियस अथॉरिटी को थिंकिंग आउटसोर्स कर दें, वही आपको सोच के बताए कि क्या सोचना है, आप खुद से ना सोचें। एक तो ये पॉइंट हो गया। और सेकेंडली, फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो इंसान को अल्लाह मियां ने खुद दी थी पहले दिन से, जब कहा था कि ये सामने फल है, इसको खाओ या ना खाओ, तुम्हारी फ्रीडम है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन ये फ्रीडम है तुम्हारे पास। आज भी वो फ्रीडम इंसान के साथ है और किसी के पास वो फ्रीडम नहीं थी, तो वो भी एडवोकेट कर रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि जिस किस्म का पाकिस्तान आज हम देख रहे हैं, इसमें ये दोनों चीजें आउटसोर्स्ड हैं कंप्लीटली। आप किसी भी जमात के लोएस्ट मेंबर से बात करें कि आपका इस पॉइंट के बारे में ओपिनियन क्या है, वो आपको एग्जैक्टली जो ऑफिशियल वर्जन है वो बता देगा। जमात इस्लामी वाला आपको कि टीवी कैसी चीज है वो बताएगा जो जमात इस्लामी के हेड कह रहे हैं, को पॉलिटिकल इवेंट। इसी तरह फ्रीडम ऑफ चॉइस भी आपसे छीन ली गई, आपसे इंटरनेट पे डेटा भी बंद कर दिया गया, किताबें भी सेंसर कर दी गई। आई एम नॉट सेइंग कि सारी चीजें होनी चाहिए, मगर मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब ये कि बिल्कुल ही सफोकेशन की हद तक ये चीजें बंद हो चुकी हैं।
तो अब एक हम उसकी दूसरी एक्सट्रीम देख रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो 2 पॉइंट इसमें कहे गए, एडवोकेट किए गए, ये इनमें से कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसमें अच्छी चीजें भी हैं। अगर हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएं जिस तरह हमारे माशरे में है, तो बड़ी सफोकेटिंग हो जाती है और इंसान से गॉड गिवन फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ थॉट वो भी छीन लेती है। तो ये बस मेरा पॉइंट था कि इसके लिए बैलेंस चाहिए, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल माशरा है, लेकिन हम भी उसको दूसरी साइड पर लेकर, हमने उसको बिल्कुल दूसरी साइड पर ले गए जहां वो सफोकेटिंग हद तक वो हो गई है। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात की है, सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, ये आपने बहुत अच्छी बात की है और इसी वजह से समझ आती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के मोटर्स, 3 मोटर्स में लिबर्टी क्यों शामिल है। और ये जो हम कांट को आज हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसने ट्रेडिशन छोड़ दिया या ट्रेडिशन की, वो लिबर्टी क्रिएट करने के लिए उसका ये स्टांस लेना जरूरी था। इस स्टांस के बगैर वो लिबर्टी क्रिएट आप कर नहीं सकते। ये फिर एक और लंबी बहस आएगी और आई थिंक हम अपनी जिंदगियों में शायद सॉल्व ना कर सकें, मगर दिस इज द की पॉइंट। जी इंशाल्लाह आगे जब हम ट्रेडिशन में आएंगे तो ये चीजें डिस्कस होंगी। ये करना है कि ट्रेडिशन में बेस्ट फॉर्म क्या है, ट्रेडिशनल माशरा इंसान की इन लिबर्टीज को, गॉड गिवन लिबर्टीज को कैसे सेफगार्ड करती है, ये आगे के लेकिन बड़ा मतलब सवाल ज्यादा खड़े होते हैं इसमें एक्चुअली। मतलब ये एक नैरेटिव है जिसकी रोशनी में अभी आप बात करें ना फारूक साहब, ये एक इम्प्रेशन जरूर है, मगर आप चॉम्स्की की अगर क्रिटिक सुने ना इसी पॉइंट पे डेमोक्रेसी की, तो उससे ज्यादा शायद सफोकेटिंग ऑफ ह्यूमन लिबर्टी शायद ना हो फ्रॉम सर्टेन एंगल्स, क्योंकि ये बिल्कुल अगेंस्ट द फ्लो बात है। मगर आई शेयर वन। जी प्लीज शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। How consent is manufactured and certain opinions are not part of the mainstream. कहने को तो फ्रीडम है, आपने जो करना है आप सोचें, मगर देयर इंटरनल सेंसर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं पावर के, तो आप वो कहते रहे, उसका असर कोई नहीं होगा। जबकि बिल्कुल सही है ना जी। और अगर प्रैक्टिकली देखें, इंशाल्लाह आप डॉक्टर अमजद वही दौला को सुनेंगे, तो वहां वो बेसिक जो मॉडल है ना ट्रेडिशनल सोसाइटीज का, वो ये बताते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ कहना चाहिए इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस यूनिट्स, यानी कि एक मोहल्ला भी इज इंडिपेंडेंट इन इट्स गवर्नेंस इन एवरीथिंग। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड है ना एजुकेशन, ही सेज वाज आल्सो डिसेंट्रलाइज्ड, तो इट्स अ डिफरेंट एंड इन फैक्ट दैट गिव्स यू मच मोर फ्रीडम। अब ये जाहिर है, ये अगले एज द कोर्स डेवलप्स आई थिंक यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट बेटर। आई वांट, इस वक्त इसका मौका मुझे नजर आ रहा था कि हम अपने पर्सपेक्टिव चैलेंज होंगी चीजें कहने चाह रहा हूँ, और फ्रॉम विद इन पोस्ट मॉडर्न जो डिस्कोर्सेस में ऑलरेडी चैलेंज हो भी रहे हैं, ये असम्पशंस और ये जो चैलेंज होना अच्छी बात है। एक्चुअली मेरा तो ख्याल है कि चैलेंज होना अच्छी बात है, सवाल खड़े होना इज अ गुड थिंग, क्योंकि आंसर मिलना और आपका उसको डाइजेस्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग, सवाल खड़े होना और आंसर ढूंढना इज अ गुड थिंग। उस हवाले से फिर हम जब देखेंगे यहाँ जो सफोकेशन है वो तो है, आपने सही निशानदेही की, तो आया कि वो ट्रेडिशन की रिफ्लेक्शन है या वो मॉडर्निटी ही की रिफ्लेक्शन है, असल में मैं ये बात कहना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस तरह की सेंट्रलाइज्ड का तस्वुर ही नहीं था। एनीवे, तो आज इसको टाइम को देखते हुए मोहम्मद अहमद आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो अभी थोड़ा पजल्ड कांट के सब्जेक्ट पे, तो अभी तो कुछ नहीं। अरे इंशाल्लाह फरमाइएगा। दो अशार हैं जी, 2 अशार आए हैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कौसर साहब यहाँ साइड पे बैठे हैं जी, मैं इधर आ जाऊं? आ जाए, इधर ही आ जाए, कुर्सी ले लो जी। थोड़ा सा ऊंची सुनाइएगा प्लीज। आगे इधर ही आ जाए। मुझे ये ज्यादा तो नहीं पता ही, तो डॉक्टर साहब चले गया वलीमे पे, वो ज्यादा आपको बात बता सकेंगे, मगर पता नहीं क्यों मुझे लगे कि मुझे ये 3 अशार आपकी खिदमत में पेश करने, 4 हैं। ये मुराद रूम की गजल है और वो गजल नंबर 186 है। वो मैंने चंद ग्रुप में पेश भी की थी, मगर वो ये लेक्चर सुन के मुझे ना 1-2 शेर के मतलब फंसे हुए थे, समझ नहीं आ रहे थे मुझे, तो आपकी डिस्कशन से मुझे वो अशार के मानी जो है थोड़े से बदल गए मुझे, तो मैं अब वो आपके सामने पढ़ लेता हूँ, तो फिर आपके सामने रहूँगा
कि आप भी उसको देखें। तो वो उसमें आखिरी 4 अशआर पढ़ लूँ, पूरी गजल मैं पोस्ट कर दूंगा बाद में। तो वो कहते हैं, मा सूफियान राहीम मा तिबल खार शाहीम पाइंदा दार यारा इन कासरा व खानरा, कि हम सूफियों के रास्ते पर हैं, हम बादशाहों के तिबल बजाने वाले हैं। हमेशा रख ए रब इस कासे को और खाने को। कासा पर्शियन में बाउल कहते हैं जिसमें खाना भी खाया जाता है, और टेबल्स जो डाइनिंग टेबल्स होते हैं वहाँ खाना वगैरह खान रखा जाता है। और अगले शेर वो कह रहे हैं कि दर कासे हाय शाहान जो कासे शुस्त माँ ने, कि जो बादशाहों के बाउल्स हैं उसके सामने सिर्फ हमारे जो बाउल हैं वो सिर्फ धोए हुए होने चाहिए, खाली होने चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, हर हाम दरने आबद ई कासरा व नानरा, कि हर हाम को नहीं मिलता इस कासे को नहीं, ये कासा नहीं मिलता, और ना उसको नान मिलता है हर हाम को। हाम का मतलब जो ना पुख्ता हो। अज कासे हाय नेमत ता कासे मुलव्वस। और ये आगे कह रहे हैं कि एक तरफ कासा है, नेमत का कासा है, नेमत का बाउल है, और दूसरी तरफ गंदगी यानी इस्तेमाल शुदा बाउल है जिसमें जो आपने खाया वो बचा खुचा है और खराब है। पेश मगस के फरकस नंग भी जबान रहा। तो वो कहते हैं कि मक्खी के सामने जिसमें बाउल में कोई नेमतें पड़ी हों वो भी, और अगर कोई बाउल गंदा है और यूज्ड है उसके सामने इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और उसके आगे जो बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, आज लेक्चर से समझ आई। बहुत अच्छा। कह रहे हैं कि जो मीज़बान है जो बाउल्स को जो रख के बैठा हुआ है, उसको जब मक्खी आती है तो वो शर्मिंदा हो जाता है। वो कहता है ये मैंने इसको दावत दी थी, इसलिए दावत दी थी कि इसको दोनों में डिफरेंस भी नहीं करना आ रहा कि कहाँ पिज़्ज़ा पड़ा है और कहाँ बाजार के गंदे ऑयल के चिप्स पड़े हैं। तो गंदे ऑयल के चिप्स खा रहा है और पिज़्ज़ा को हाथ नहीं लगा रहा, जो बड़ा स्पेसिफिकली मैंने बनाया हुआ है। और इससे अगली बात जो वो भी मुझे अभी इस शेर में आज के लेक्चर से समझ आई, वो कहते हैं, वाह कस के बूद वो ना हूरदे व चशीदे गहे मी गजद जबान रा गहे मी जनत दहान रा। अच्छा, वो जो आप सेंसेस वाली दुनिया की बात कर रहे थे कि आपको सेंसेस, आप खाते हैं कुछ और आपको टेस्ट उसका जो महसूस होता है अगली तरफ। तो आगे कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दे आर समथिंग स्पेशल या थोड़े हाई उनका है इंटेलेक्चुअल होराइजन है, वो ना खाते हैं, ना उन्होंने कुछ चीज खाई है और ना पी है, चखी है, मगर वो कभी अपनी जबान पे टेस्ट महसूस करते हैं और कभी अपने हल्क में टेस्ट महसूस करते हैं। यानी हम आमतौर पे पहले खाते हैं और चखते हैं और फिर हमें टेस्ट आता है। यहाँ उल्टा हिसाब हो रहा है। यहाँ हो रहा है कि आपके पहले आपको फीलिंग आ रही है कि आपने कुछ खाया है और फिर आपकी जबान आपको बता रही है कि मुझे कोई टेस्ट आ रहा है, आपका हलक बता रहा है कि मुझे कोई टेस्ट आ रहा है। तो ये एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग आप समझ। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये 4 अशआर आपके सामने पेश किया। थैंक यू, बहुत जबरदस्त जी, शुक्रिया। ये बहुत इसकी सोच तो बता दें कौसर साहब। दीवान शम्स तब्रेज गजल और नंबर कौन 186। सी? अच्छा ठीक है। आजकल तबरेज साहब पे बड़ा गौर व फिक्र कर रहे हैं कौसर साहब। अब है तो मौलाना रूम ने अपना दीवान अपने शेख को मंसूब किया ना। जी नहीं, वो मौलाना रूम का ही है। दीवाने शम्स तो बहुत ही हाँ, गंभीर किस्म आजकल की। बिल्कुल आप सही पहुंचिए, कौसर साहब आजकल वही पढ़ रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इसका जी, मतलब अब मतलब कि इन्होंने रगड़ दिया है, शायद उन्होंने सारी जिल्दें खत्म कर ली हैं। वो तो है ही। वो हो नहीं सकती। दोनों बैलेंस करने के लिए बुजुर्गों ने कहा कि वो भी जरूर देखा करो। जी सायरा, कोई जुमला ऐड करना चाहेंगी? नहीं सर, जो कंक्लूजन था इसी लेक्चर का, मेरा स्टार्ट में वही था, लेकिन मुझे वो इमेच्योर लग रहा था अपना कंक्लूजन थोड़ा सा, कि जब उन्होंने रिलीजन को निकाल दिया और ह्यूमन को एक मेन रियलिटी के तौर पर लेना शुरू कर दिया रेनेसांस में, तो रिलीजन से जिस तरह से पॉलिटिकल और मॉरल एथिकल हमें मिलते थे, फ्रेमवर्क्स मिलते थे, वो अब नहीं थे सोसाइटी के पास। तो उनको ह्यूमन से ही वो फ्रेमवर्क्स भी चाहिए थे। तो इसी तरह ये कांट और रूसो की जो फिगर्स हैं वो वही फ्रेमवर्क्स बेसिकली प्रोवाइड कर रही हैं आपको। तो लेकिन मैं इसके साथ वो जो एक निदा ने वीडियो शेयर की थी, उसमें मैं थोड़ा सा कहीं और निकल गई थी साथ में। उसमें उन्होंने एंड पे बताया था कि जो ड्रीम्स थी डेकार्ट की,
और उसके बारे में बताया था कि वो एक सोसाइटी का पार्ट भी था, लेकिन वो फिर से डार्क स्टफ की तरफ थोड़ा चला जाएगा। लेकिन फिर मैंने उस सोसाइटी को जब सर्च किया तो मुझे उसमें पता चला कि जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्रांसिस बेकन, वो भी उनका पार्ट रहे थे, आइजैक न्यूटन, वॉल्ट डिज्नी, इवन लियोनार्डो डा विंची और ये सब। तो वो भी थोड़ा सा अलार्मिंग था मेरे लिए कि मतलब इन सब का जो एक तो मेन हम लोग चीजें पढ़ते हैं और एक उनकी बैकग्राउंड की जो स्टोरी है जो रियलिटी में वो जिन चीजों के साथ कनेक्टेड थे, तो उससे भी बहुत समझ आती है फिर। और इसको आप या फॉलो फ्री मेसन्स की बात कर रहे हैं? ये उनके डिफरेंट सोसाइटीज हैं। इसमें जो सोसाइटी का अच्छा। नाम था वो रोजी क्रूशंस और रोजी क्रूसंस थे। हाँ, रोजी क्रूस, सही। चलो फिर हमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ ना जाएं तो बेहतर है। मगर हाँ, ये फैक्ट तो है वैसे। अब देखें, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो है चेरिंग क्रॉस, जो कि सेंटर ऑफ कॉलोनियल लाहौर है, वो राइट साइड पे फ्री मेसन्स की बिल्डिंग, लेफ्ट पे फ्रीमेसन्स हॉल है, राइट पे पंजाब असेंबली है। तो बस ऐसा भी शायद इनोसेंट नहीं है सिलसिला। मगर इसको कोई फॉलो करना चाहे तो मैं समझता हूँ रेनी गैनन की जो बुक है रेन ऑफ क्वांटिटी, उसका सेकेंड हाफ इसके प्रिंसिपल्स को ज्यादा डिस्कस करते हैं रादर देन पर्टिकुलर्स, बाय एग्जांपल्स देते जाते हैं। तो सायरा आप उसको बिल्कुल देख सकती हैं, काफी वो जबरदस्त है। रजा, आप अपने कोई आलमाना गुजारिशात? नहीं बिल्कुल तालिबाना ख्यालात हैं। एक मेरे लिए खैर जनरली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था कि अब हालांकि कांट की थ्योरी जो है वो अपनी तरफ से वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म को जो है वो रिजॉल्व करने को, मतलब उनकी जो उनको मुत्तहिद किया बेसिकली, मतलब दोनों को जस्टिफाई वो करते हैं अपनी थ्योरी के अंदर। अब वो किस तरह से कर रहे हो तो मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं समझ आई, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर यही था कि बहरहाल वो दोनों को सपोर्ट करते हुए, जो कि इनलाइटनमेंट की बुनियादी कहने के अप्रोचेस थी। लेकिन अब उसमें हैरानी की बात यह है कि इनके दौर के साथ ही, मतलब कांट के साथ ही इनलाइटनमेंट का दौर तो खत्म हो जाता है। अब वो खुद हालांकि बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं आगे के फिलोसफर्स पे भी, लेकिन इनलाइटनमेंट बतौर दौर तो वहां उनके ऊपर खत्म हो जाता है। तो मतलब वो जो चीज, मतलब अभी जो आप पैसेज भी पढ़ रहे थे उसमें मैं यही सोचा था कि वो फिर जिस चीज का दिफा करना चाह रहे थे वो शायद या तो उसमें कामयाब नहीं हुए, या फिर उसका वो, या शायद उस काफ्ती और समाजी वो जो कह रहे हैं ना कल्चरल शिफ्ट जो है उसके अगेंस्ट वो नहीं बहरहाल खड़े रह सके। तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था बस। बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट किया। ये अब अगला जो आने वाला दौर है उसमें ऑल्दो शायद हम रोमांटिसिज्म तो नहीं कर रहे, मगर ये है कि वो फिर आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ये इंटरेस्टिंग आपने सवाल उठाया। इंशाल्लाह ये एक चीज और थी मेरे जहन में, जो फरूक साहब बात कर रहे थे ना कि जो इनकी इंडिविजुअल लिबर्टी की बात हुई है, जो ओवरऑल एनलाइटनमेंट के सारे नारे थे, मैं सब उसे इस सेंस में रिलेट कर पा रहा था कि जब मतलब वो एज थ्योरीज तो वो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, हमें अभी भी लगते हैं, लेकिन जहां जहां उनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है, जैसे अब ये हमने एडम स्मिथ नहीं डिस्कस किया, लेकिन वो भी इनलाइटनमेंट के ही हैं, उन्होंने अपनी सारी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो इनलाइटनमेंट के दौरान दी हैं। अब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में असल इम्प्लीमेंटेशन उनकी थ्योरी की तब शुरू हुई, और फिर हमने मतलब भयानक नतायज जो हैं वो, अब वो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट और वो सारा कुछ कैपिटलिज्म वो तभी स्टार्ट हुआ, फिर हमने मार्क्सिज्म की इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली। तो बस ये मैं एडम स्मिथ ही का नाम सोच रहा था, उसी की जो जो सारा फाउंडर ही कह लें मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। तो वो खुद ही अपनी किताब में कहता है कि अगर ये इस तरह बिल्कुल फ्री हो जाए तो ये जुल्म होगा। नॉर्मली उसके पहले 2 पेजेस कोट किए जाते हैं जहां पे वो प्रिंसिपल रखता है। तो ये खैर ये मुझे मिला ना आर्टिकल, तो आपसे शेयर करूंगा। जी समिया, टाइम हमारा कम है, मगर आप प्लीज कुछ एंड में कहना चाहें तो। तो बस यही है कि एज ऑफ रीजन थी, लेकिन जो मुझे पॉइंट इसमें नजर आ रहा है कि जो भी था इस जमाने का सिस्टम वो अनस्टेबल था जाहिर है उसके अंदर जो डेफिशिएंसी वगैरह थी, तभी तो वो चेंज आए। तो इसी तरह ये इनके जो उन्होंने कहा जो नहीं उसको जैसे हम इल्म यकीन कहते हैं, जैसे हम ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है ना, उसको तो वो कहते थे कि जो इसके रीजन के बाहर है वो फिर
जो है उसकी सोर्सेज उनको नहीं पता चल रही थी। बिल्कुल। तो मैं डी कलोनियल जो कोई है थॉट्स एक पढ़ी थी, तो उसमें डिकार्ड का भी जिक्र था। वो कहते हैं, उसने जो कहा था ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, उसमें उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं था, बल्कि वो ये था कि आई कंकर्ड देयरफॉर आई एम, यानी वही जो कैपिटलिज्म और की कलोनियलिज्म के ऊपर जो था, और उसमें वो आई को उन्होंने कहा जी वाइट मैन जो है वो जो है ज्यादा वो सुप्रीमेसी जो थी उसका। तो ये और ये कि ये भी वाकई में जो मैं ये सोच रही थी कि हम किस पॉइंट पे खड़े हैं मसलन इस वक्त, जो एज ए सोसाइटी और एज ए इवन पाकिस्तान में भी अगर आप देखें मुख्तलिफ रीजन्स हैं, जैसे मेरा साउथ पंजाब से है ताल्लुक, और इस वक्त वो फ्लड के लिए हम लोग काफी काम कर रहे थे। जो उन एरियाज में जाके देखते हैं तो वो तो मसलन पता नहीं डार्क एजेस से भी ज्यादा का लगता है कि उनसे जाके मिलते हैं। जैसे जो बात है उनमें ना एजुकेशन है किसी भी तरह की, मसलन रीजन रिलीजन कुछ भी नहीं। मसलन जो मैं स्पेशली इस एरिया की बात कर रही हूँ जो डेरा गाजी खान में हम लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, तो वहां पे भी जाके देखती हूँ। फिर हमारा जो इस वक्त चल रहा है पॉलिटिकल भी, और ये सारी जो फ्रीडम मसलन जो हमारे पास है, जो राइट्स कुछ भी नहीं है, कोई आप एक लिखते हैं तो आपको फौरन कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। थोड़ा तो ये भी हो रहा था। तो थोड़ा ये कि विजडम का क्या, जैसे हमारी पहले ही होती थी खवातीन वगैरह, बेशक एजुकेशन नहीं होता था लेकिन एक विजडम का एलिमेंट होता था, उनकी बातें होती थी। लेकिन अब की जो जनरेशन आप देखें गांव वगैरह में या एरियाज में जाके, तो बिल्कुल वैसी वो नहीं नजर आती जैसे कि हमारी बुजुर्ग खवातीन वगैरह के पास एक होती थी। तो वो बड़ा है कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, मैं इस पे अक्सर सोचती हूँ। बड़ी सही बात की आप, बहुत ही सही बात की है। इस कोर्स में इस पे डिस्कशन इंशाल्लाह होता रहेगा, और आप बिल्कुल ऐसे ही है कि एक जनरेशन पहले तक चीजें बड़ी फर्क थी, मगर ये है कि मैं समझता हूँ पूरी तौर पर खत्म नहीं हुआ वो विजडम, अभी भी है मगर नजर से ओझल है। जी निदा। हाँ जी, तो मुझे अभी आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत जबरदस्त। ओके, मेरी ऑडियो सेटिंग्स ठीक कर ली, अब मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं बस छोटी सी बात करूंगी कि मुझे जो इम्प्रेशन आया है वो यही है कि ह्यूमन मेड मॉरल फिलॉसफी कभी नहीं चलेगी, या ह्यूमन मेड जो एक सिस्टम है कि वो एक आइडियोलॉजी की तरफ आपको लेके जाती है। और हिस्टोरिकली जितने भी हमने आइडियोलॉजी से देखा है वो या तो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला जाता है, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म और all these isms. There's always errors in man-made systems. So I think जब हम reason और rationalism की basis पे जाते हैं and we let go of that source, transcendental source, तो फिर इसमें ये मसले आ जाते हैं and आज तक हम देख रहे हैं। बस मुझे ये क्रक्स मिला इसका। बड़ा जबरदस्त, थैंक यू। जी अरिमा। रीजन की अथॉरिटी सॉवरेनिटी का जिक्र है, बिल्कुल उसके साथ साथ मुझे लगता है रीजन को रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया, रेगुलेट भी किया जाता है नॉलेज और डिफरेंट पार्ट्स में रीजन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है और रेगुलेटेड इवन इसी एज से मतलब अथॉरिटी नहीं एस्टैब्लिश उसको रिस्ट्रिक्ट हो गया, इसी टूल से और लॉजिक से हम समझते हैं रीजन को। हाँ, जबकि बड़ी अच्छी बात है ट्रेडिशनली रीजन जब मेटाफिजिक के ताबे चलता था या रिलेशन के, तो वो और तरह फंक्शन करता था, यानी कि रीजन में वो कुव्वत है कि हद तक पहुंचे, मगर उसकी अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, बस सही है, आपने समझ लिया, सही। एक्सेलेंट जनाब। हाँ, मुझे वैसे आज कमेंट करना था लेकिन मेरे ख्याल से अब बहुत लेट हो चुके हैं तो मुख्तसर कर देते हैं। मतलब मैं सिर्फ एक बात आज ये कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से जो ये कांट की फिलोसफी यहाँ पे मिली है, तो बेसिक उसका मुद्दा ये है कि हमें समझ आए कि वेस्टर्न थॉट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो वो मेरे ख्याल से रेनेसांस के बाद अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि वो इल्हाम की तरफ ऊपर देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 2-3 लोग शायद मिलेंगे, लेकिन कांट और रूसो उनमें से नहीं है। शायद बर्कले से शायद हमें कुछ मिल जाता। दूसरी बात है कि जब कांट की फिलोसफी पे कमेंट और उसके डिस्कशन में जाना, तो वो एक बहुत लंबा बहस हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ हमारा मुद्दा नहीं है। कांट को समझने के लिए पहले हमें
एम्पिरिसिज्म और रेशनलिस्ट का एक जो आपसी तसाद था जिसके वजह से फलसफा 300 साल तक मुअत्तिल हो चुका था, कांट बेसिकली उसको रिवाइव करते हैं। तो वो एक लंबा चौड़ा फलसफा है मेरे ख्याल से। यहाँ अगर हम इतने लंबे बेस पे बैठेंगे तो जो हमारे कोर्स का मेन मुद्दा है वो शायद उस तरफ निकल आए। एक्सीलेंट। तो बाकी मेरे ख्याल से सही जा रहा है। वेरी गुड। ईमानु। किसी वजह से नहीं, मतलब हजूर का जो पैगाम था, जो किताब उतरी है हमारी, वो इसी वजह से उतरी थी क्योंकि इंसानों में वाइसेस उनको कंट्रोल करे। तो हर कोई तो नहीं बैठ के यहाँ सिस्टम बना कि ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन देयर हैव बीन पीपल जिनको डिवाइन विजडम मिला है और उन्होंने आगे बात बढ़ाई, क्योंकि कंट्रोल तो करना पड़े। एग्जैक्टली। और बेसिक तो यही है कि आप इंसान बन सकें सब। अगर आप में इंसानियत है तो फिर आप गलती नहीं करें, या अगर आप में डर है खुदा का, क्योंकि जनरली हम लोग बहुत कुछ करते हैं, हम लोग नमाजें भी पढ़ लेते हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुदा का डर नहीं। आराम से दिल तोड़ना तो खैर आम बात, लेकिन उसका भी डर नहीं है ना, तो फिर और भी बहुत चीज हो जाती है। ऐसे ही है। और दूसरी चीज, अगर हम सूफी पर्सपेक्टिव से सुनें तो हाँ, बात ज्यादा से ज्यादा सोहबत की है, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है ये जनरली तो खाली है, उसको भरते थे, वो जहाँ जा रहा है बैठ रहा है, उठ रहा है, असर होता है सोबत। बिल्कुल एनवायरनमेंट जब पैदा नहीं भी हुए तो एनवायरनमेंट। बिल्कुल। तो हाँ, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट वी हैव टू कंट्रोल। इंटरेस्टिंग। The right and wrong does exist, unfortunately. And बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वेरी नाइस, थैंक्स लॉट। अच्छा जी, सॉरी थोड़ी लंबी हो गई क्लास, मगर मेरा ख्याल है यूजफुल थी, तो माजरत के साथ अब इंशाल्लाह अगले वीक से हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चलेंगे। थैंक यू और खुदाफिज। खुदाफिज। सर, थैंक बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।